चलिए अब शांत हो जाइए। बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए, पर्यावरण खत्म हो गया था और 2 पॉइंट था जो आपको बोले थे कि पढ़ने के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र जो सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सेवाओं को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र इस पृथ्वी पर के जितने भी सजीव है उनको कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के सेवाओं को 4 भागों में बांटा गया है। उसको पढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल उसको पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा और पर्यावरण के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया सबको। जल्दी जी, बिल्कुल पर्यावरण से जुड़े जितने भी प्रश्न है उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा दिया गया है, जो बिल्कुल भी फ्री है। क्वेश्चन वाला सेक्शन तो आप लोग जिस तरह से अन्य चैप्टर का प्रश्न का उत्तर दिए हैं तो एक बार इसको भी कर लीजिएगा। आज हम बायो डाइवर्सिटी को समझेंगे। जैव विविधता, जैव विविधता को समझेंगे। और आप जानते हैं कि जैव का मतलब सजीव होता है। हम पर्यावरण के 2 प्रमुख कंपोनेंट, 2 प्रमुख घटक के बारे में पढ़े थे, जैव घटक और अजैव घटक। तो जैव का मतलब होता है सजीव, तो जैव विविधता का मतलब सजीवों में पाई जाने वाली विविधता। सजीवों में पाई जाने वाली विविधता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता का सामान्य सा जो परिभाषा होगा वो ये होगा कि पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न प्रकार की, पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न जाति की सजीव है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता को आप व्यापक अर्थों में समझिए। इसको एग्जांपल से समझाते हैं। एक स्थान x है और एक दूसरा स्थान मान लीजिए y है। 2 स्थान है x और y। मान लीजिए स्थान x पर 5 प्रकार के या 5 जाति के 5 प्रकार के पेड़ हैं, 10 प्रकार के जंतु हैं। 5 प्रकार के पेड़ हैं, 10 प्रकार के जंतु है, मानकर चलते। और एक स्थान y है, हम मान लेते हैं कि स्थान y पर 10 प्रकार के पेड़ हैं, 10 प्रकार के पेड़ हैं और 3 प्रकार के जंतु है, 3 प्रकार के जंतु है। तो 2 स्थान पर कैसे कैसे सजीव है उसका डाटा आपके सामने है। स्थान x में 5 प्रकार के पेड़ हैं, 10 प्रकार के जंतु हैं। स्थान y में 10 प्रकार के पेड़ हैं और 3 प्रकार के जंतु हैं। अब आपसे प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि किस स्थान की जैव विविधता ज्यादा है? किस स्थान की जैव विविधता ज्यादा है? किस स्थान का? तो स्थान x की जैव विविधता स्थान y के तुलना में ज्यादा है। कैसे? तो स्थान x में कुल कितना प्रकार हो गया? 15 प्रकार के जैव हो गए, जैव का मतलब सजीव। लेकिन स्थान y में केवल 13 प्रकार के जैव हो गए, मतलब सजीव हो गए। तो हम देख रहे हैं कि स्थान x पर सजीव की विविधता बहुत ज्यादा है, जबकि x के तुलना में स्थान y की विविधता कम है। यहाँ केवल 13 प्रकार के सजीव है, जबकि यहाँ 15 प्रकार के सजीव है। तो हम कहेंगे कि स्थान x की जैव विविधता स्थान y के तुलना में क्या है? ज्यादा है। बात समझे कि नहीं? अब ध्यान रखिएगा, जैव विविधता ज्यादा और कम केवल निर्भर करता है किस पर? प्रकार पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल कि एक पार्क है A और एक दूसरा पार्क है B। मानकर चलिए पार्क A में मानकर चलिए 1000 गेंदा फूल का पौधा है, गेंदा फूल का पौधा है। 1000 गेंदा फूल का पौधा पार्क A में लगा हुआ है। एक दूसरा पार्क B है जहां 8 जाति के या 8 प्रकार के 8 जाति के फूल के पौधे लगे हैं, फूल के पौधे लगे हैं 8 जाति के फूल के पौधे लगे हैं, जिसकी कुल संख्या 150 है। कुल संख्या कितनी है? 150 है। अब यहाँ आपके सामने 2 डाटा है। पार्क A में 1000 गेंदा के फूल है, ये गेंदा का फूल। अब पार्क B में 8 जाति के फूल है, लेकिन उसकी संख्या कितनी है? अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि किस पार्क की जैव विविधता ज्यादा है? किस पार्क की? पार्क B की जैव विविधता ज्यादा है। पौधे मात्र यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 1000, फिर भी पार्क B की जैव विविधता क्या है? ज्यादा है। और यहाँ पर जैव विविधता है ही नहीं। पार्क A में जैव विविधता है ही नहीं, क्योंकि केवल 1 प्रकार का फूल का पौधा। और जब केवल एक ही प्रकार के सजीव है तो वहाँ पर विविधता नहीं है। विविधता का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के सजीव। बात समझ गए? यहाँ पर संख्या भले बहुत कम है पार्क B में, लेकिन सजीवों के प्रकार बहुत ज्यादा है A की तुलना में। जहाँ पार्क A में केवल 1 जाति के फूल है तो पार्क B में 8 जाति के फूल है। तो पार्क B की जैव विविधता पार्क A की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जाति के पेड़ पौधे हैं, इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जाति के जंतु हैं, इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जाति के सूक्ष्म जीव हैं। ये जो भिन्न भिन्न जाति के पेड़ पौधे जंतु सूक्ष्म जीव हैं, इसे ही कहते हैं पृथ्वी की जैव, इसे ही कहते हैं पृथ्वी की जैव। जहाँ पर जितनी अधिक जातियां मौजूद होगी सजीवों की, वहाँ की जैव विविधता उतनी ही अधिक होगी। बात समझ गए? अब आप बताइए कि गांव की जैव विविधता ज्यादा है कि शहर की जैव विविधता ज्यादा है? कहा कि निश्चित तौर पर गांव की जैव विविधता शहर से क्या होगा? ज्यादा होगा। गांव में तो घास ही 8-9 जाति के पाए जाते हैं, ठीक है ना? दूब घास जो होता है, आप देखेंगे कि दूब घास ही 10-12 प्रकार के गांव में मौजूद है। तो हम कहेंगे कि गांव की जैव विविधता शहरों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। बात समझे? कोई दिक्कत? अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है रोहित और एक दूसरा व्यक्ति है प्रांजल। मानकर चलिए दोनों के पास एक बागान है, दोनों के पास एक बागान है। अब मान लेते रोहित के बागान में आम का पौधा है, लीची का पौधा है, ठीक है ना? आम का पौधा है, लीची का पौधा है, कटहल का पौधा है, ठीक है, इनके बागान में। अब प्रांजल का बागान है वहां केवल बांस का पौधा है।
मार कर चलते हैं। रोहित और प्रांजल दोनों के पास भगवान है, इनके भगवान में आम लीची कटहल है और इनके भगवान में केवल बांस लगा हुआ है। प्रांजल सोचा कि केवल बांस बेचेंगे 10 लाख का बेचेंगे, आम लीची कटहल को कौन सेवा करने जाएंगे। तो अब बताइए कि रोहित के भगवान की जैव विविधता ज्यादा है कि प्रांजल के भगवान का? निश्चित तौर पर रोहित के भगवान की जैव विविधता प्रांजल के भगवान से ज्यादा है, या यूं कहिए कि प्रांजल का जो भगवान है वो जैव विविधता है ही नहीं, केवल एक जाति के पौधे हैं, अर्थात यहाँ पर केवल एक जाति के पौधे हैं, यहाँ पर जैव विविधता बिल्कुल। समझे जैव विविधता? समझे कि नहीं समझे? इस पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न जाति के पेड़ पौधे हैं, भिन्न भिन्न जाति के जंतुएं हैं, भिन्न भिन्न जाति के सूक्ष्म जीव हैं, इसी भिन्न भिन्न जाति के सजीवों को ही पृथ्वी की जैव विविधता कहते हैं। और 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया और यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन में विश्व के तमाम देश उपस्थित हुए। और इस पृथ्वी सम्मेलन की खासियत यह रही कि यहाँ पर पहली बार जैव विविधता को परिभाषित किया गया। और परिभाषित क्या किया गया? तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता को परिभाषित करते हुए यह कहा गया कि जैव विविधता के अंतर्गत एक ही जाति की विविधता शामिल है। जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न जाति की विविधता शामिल है, विभिन्न जाति की विविधता शामिल है। और जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न परितंत्र, जिसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, विभिन्न परितंत्र की विविधता शामिल है, विभिन्न परितंत्र की विविधता शामिल है। जैव विविधता के अंतर्गत एक ही जाति की विविधता वो भी शामिल है, विभिन्न जाति की विविधता वो भी शामिल है, विभिन्न परितंत्र की विविधता वो भी शामिल है। एक ही जाति में विविधता पाई जाती है, एक ही जाति में। उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं कि गाय एक जाति है, गाय, लेकिन सारा गाय एक जैसा नहीं होते। जैसे साहिवाल भी गाय का नस्ल है, कंकरेज भी किसका नस्ल है, जर्सी भी किसका नस्ल है, थारपारकर भी किसका नस्ल है। तो आप देख रहे हैं कि सब गाय है, एक ही जाति है, लेकिन उसके विभिन्न प्रकार, उसमें भी क्या मौजूद है, विविधता है कि नहीं है। ये जो विभिन्न प्रकार के साहिवाल गाय, कंकरेज गाय, जर्सी गाय, थारपारकर गाय, ये सब क्या है? ये सब गाय की विविधता है। तो जैव विविधता के अंतर्गत एक जाति की विविधता भी शामिल है। अब विभिन्न जाति की विविधता, विभिन्न जाति का मतलब गाय, भैंस, बकरी, ये सब के बीच अंतर है कि नहीं है। तो जैव विविधता के अंतर्गत एक जाति की विविधता भी शामिल है, जैव विविधता के अंतर्गत भिन्न भिन्न जाति की विविधता शामिल है। जैव विविधता के अंतर्गत भिन्न भिन्न परितंत्र, जैसे कि घास स्थल भी एक परितंत्र है, ठीक है, नदी भी एक परितंत्र है, झील भी एक परितंत्र है। तो यह है विभिन्न प्रकार के परितंत्र, यानी ये हुआ, ये जो घास स्थल, नदी, झील है, ये क्या है? यह परितंत्र की विविधता। तो 1992 के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता को परिभाषित करते हुए यह बताया गया कि जैव विविधता के अंतर्गत एक जाति की विविधता शामिल है, भिन्न भिन्न जाति की विविधता शामिल है, भिन्न भिन्न परितंत्र की विविधता। समझे जैव विविधता को? समझे कि नहीं समझे? अब आप ये आसानी से बता सकते हैं कि कौन की जैव विविधता ज्यादा और कौन की कम है, बस समझ लेना। और बायोलॉजी में जैव विविधता शब्द को लाने वाले पहले वैज्ञानिक थे नॉर्से तथा मैकमेनस। इन्होंने पहली बार जैव विविधता का इस्तेमाल किया। जैव विविधता का पहली बार इस्तेमाल किसने किया? नॉर्से तथा मैकमेनस ने। लेकिन नॉर्से तथा मैकमेनस ने जैव विविधता के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? आगे चलकर एक वैज्ञानिक हुए डब्ल्यू जी रोजेन ने इस शब्द को छोटा करके शब्द दिया क्या? बायोडाइवर्सिटी। क्या शब्द दिया? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द को पहली बार बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में इस्तेमाल किया कौन? नॉर्से तथा आगे चलकर डब्ल्यू जी रोजेन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जगह पर कौन शब्द लाया? बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी जैव विविधता कहते हैं और बायोडाइवर्सिटी को भी जैव विविधता कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? जैव विविधता समझे? पर ये तो जैव विविधता के इंट्रोडक्शन को, तब हम आते हैं जैव विविधता के प्रकार पर। ऑनलाइन वाले दोस्त बताइए जैव विविधता समझे कि नहीं? चलिए समझ में आ गया सबको? अतुल कुमार कह रहा कि पूरा बुझा गया। क्लियर है? जितना भिन्न भिन्न प्रकार के सजीव देख रहे हैं, समझिए उतना ही ज्यादा आप जैव विविधता देख रहे हैं। अगर आपको एक ही जाति दिख रहा है हर जगह, तो मतलब जैव विविधता नहीं है। अब भांति चीज दिख रहा है मतलब जैव विविधता देखा। अब वैसे भी शब्द पड़ जाएगा तो जैव मतलब सजीव, विविधता मतलब भिन्न भिन्न प्रकार। जैव मतलब सजीव, विविधता मतलब भिन्न भिन्न प्रकार। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सजीव को ही जैव विविधता कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के सजीव को ही जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता को तीन भागों में बांटा गया। जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को तीन भागों में बांटा गया। एक है आनुवंशिक विविधता, दूसरा है प्रजाति या जाति, बात एक ही हुआ, प्रजाति विविधता, और तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता। जैव विविधता कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक विविधता। जैव विविधता कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। जैव विविधता कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। आइए हम एक एक प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, आनुवंशिक विविधता की। आनुवंशिक विविधता किसे कहते हैं? एक ही जाति में पाए जाने वाले विविधता को, क्या कहते हैं? आनुवंशिक विविधता कहते हैं। एक ही जाति में पाए जाने वाले विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं।
उदाहरण के लिए आम का पौधा, पौधा का एक जाति हुआ, लेकिन आप देखोगे तरह तरह के आम होते हैं। मालदह आम होते हैं, ठीक है, मालदह आम होते हैं। उसके बाद हल्ला मत करिए, ठीक है, मालदह आम होते हैं, कलकतिया आम होते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्फांसो आम होते हैं। उसी तरह नीलम भी आम की एक वैरायटी है। तो 1000 भारत में कितना आम का वैरायटी है? 1000 से भी ज्यादा। तो आप जो देख रहे हैं कि ये बहुत ही प्रकार के आम है, मालदह आम, कलकतिया आम, अल्फांसो आम, नीलम आम, सब एक ही जाति है, सब एक ही जाति है, लेकिन इसमें मौजूद है क्या? विविधता। तो ये जो आप तरह तरह के आम देख रहे हैं, मतलब आप आम की क्या देख रहे हैं? आनुवंशिक विविधता देख रहे हैं। ठीक उसी तरह आप गाय को ले लीजिए, गाय में साहिवाल गाय हो गया, साहिवाल हो गया, जर्सी हो गया, थारपारकर हो गया, ये एक ही जाति है, ये जंतु की एक जाति है, लेकिन इसके विभिन्न स्वरूप है। और ये जो विभिन्न स्वरूप है, ये गाय की क्या है? आनुवंशिक विविधता। तो एक ही जाति में मौजूद विविधता को क्या कहते हैं? एक ही जाति में मौजूद विविधता को क्या कहते हैं? और आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होने का कारण क्या है? आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होने का कारण क्या है? जीन है। मतलब मालदह आम में जो जीन है वो कलकतिया में नहीं है, कलकतिया में कुछ अलग जीन आ गए, इसलिए इसका स्वाद क्या हो गया? अलग हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक जाति में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होने के क्या कारण है? एक जाति में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होने के क्या कारण है? जीन है। बात समझ गए? आनुवंशिक विविधता समझे? आनुवंशिक विविधता समझे तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपके गांव में गेहूं में आनुवंशिक विविधता ज्यादा है कि धान में? सोच लीजिए पहले, किसमें? धान में आनुवंशिक विविधता ज्यादा। आप देखे होंगे गांव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जो जुड़े हुए हैं वो समझ रहे होंगे, जो नहीं जुड़े हुए टेंशन मत लीजिए। अब गांव में देखे होंगे गेहूं का एक या दो किस्म होता है, और हमारे गांव में गेहूं का 2 किस्म है, देसी और हाइब्रिड। या तो देसी लगाएंगे, अन्य तो ब्लॉक से हाइब्रिड लगाएंगे, 2 किस्म। लेकिन धान का ढेर सारी स्थिति यह है कि हर घर में एक किस्म। इसका मतलब है कि आनुवंशिक विविधता गेहूं में कम है और धान में ज्यादा। फिर दूसरा बात कि बताइएगा, परवल में आनुवंशिक विविधता ज्यादा है कि बैंगन में? बताइएगा, परवल में आनुवंशिक विविधता ज्यादा है कि बैंगन में? तो बैंगन में आनुवंशिक विविधता परवल की तुलना में बहुत है। अब मार्केट जाते होंगे, परवल का 1 या 2 वैरायटी दिखा होगा। अब बैंगन का वैरायटी गोल बैंगन, लंबा बैंगन, उजला बैंगन, अल्लाह का। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होने के क्या कारण है? आनुवंशिक विविधता इसलिए उत्पन्न होते हैं कि भांति के जीन जो है इसको एक दूसरे से अलग करते हैं। अर्थात जो जीन साहिवाल में है उसे अलग टाइप का जीन, उसे अलग टाइप का जीन थारपारकर। अब मोनोक कोई देख लीजिए, भारत के मोनोक, यूरोप के मोनोक, वेस्ट इंडीज के मोनोक, अलग अलग वैरायटी क्या है जी, उसे हम क्या कहेंगे? अब ध्यान दीजिए कि एक ही जाति के विभिन्न स्वरूप को क्या कहते हैं? आनुवंशिक विविधता। और इस स्वरूप को वैरायटी भी कहा जाता है। जाति को बांटा जाता है वैरायटी में। जैसे मालदह आम की एक वैरायटी हुआ, कलकतिया आम की दूसरी वैरायटी हुआ, साहिवाल गाय की एक वैरायटी हुआ, जर्सी गाय की दूसरी वैरायटी हुआ। तो एक ही जाति के विभिन्न आनुवंशिक विविधता को वैरायटी भी कहा जाता। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिस जाति में आनुवंशिक विविधता जितनी अधिक होगी, जिस जाति में आनुवंशिक विविधता जितनी अधिक होगी, जिस जाति में आनुवंशिक विविधता जितनी अधिक होगी, वो पृथ्वी पर रहने में उतना ही ज्यादा सक्षम होगा। वो पृथ्वी पर रहने में उतना ही ज्यादा सक्षम होगा, यानी वो जल्दी विलुप्त नहीं हो सकते। आप पढ़े होंगे कि ये डायनासोर विलुप्त हो गया, डोडो नामक पक्षी विलुप्त हो गया। तो आनुवंशिक विविधता जितनी अधिक होगी उसका विलुप्ति का खतरा उतना ही कम होगा। जिस जाति में आनुवंशिक विविधता जितनी अधिक होगी वो पृथ्वी पर पर्यावरण के परिवर्तन को झेलने में उतना ही ज्यादा सक्षम होगा। उसका विलुप्त होने का खतरा पृथ्वी पर से उतना ही कम हो जाएगा। मान लीजिए गाय का एक रोग चला, ऐसा रोग चला कि गाय मरते जा रहे हैं, लेकिन आनुवंशिक विविधता अगर गाय में बहुत ज्यादा है तो कोई ना कोई किस्म होगा जिस पर रोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बचा ही रहेगा। लेकिन एक ही किस्म होता है, एक ही वैरायटी होता है गाय का, तो उस रोग से प्रभावित होकर सारी गाय क्या होती है? मर जाती। तो जितनी आनुवंशिक विविधता है उतनी ही अच्छी बात है, क्योंकि आनुवंशिक विविधता जितना होगा वह पर्यावरण के संकटों को झेलने में उतना ही सक्षम होगा, उसका विलुप्ति का खतरा उतना ही कम होगा। अब गांव में आप ये भी अनुमान लगाए होंगे कि जिसके आम के बगान में भांति के आम है, उस बगान में हर साल आम आते रहते हैं। अब किसी के बगान में एक ही प्रकार के आम है तो एक साल आएगा, एक साल नहीं आएगा। क्या ऐसा अनुमान लगाए हैं? अगर आप अपने आम के बगान में 10-20 टाइप का आम लगा दीजिएगा तो बिहार या उत्तर भारत के जो आम होते हैं उसकी खासियत है कि एक साल आएगा, दूसरा साल नहीं आएगा, रेस्ट मारेगा। लेकिन आप विभिन्न वैरायटी का लगा दीजिएगा ना तो हर साल आपको आम दिख जाएगा। इस बार मालदह में अगला बार मालदह में आया, बीजू में आ गया, अगला बार बीजू में कम आया तो मालदह में बहुत आ गया। तो भांति के आम के पौधे बगान में लगाइएगा, यानी बगान में किसको मेंटेन करिएगा तो सालों साल आम आते हैं कुछ ना कुछ। एक ही प्रकार का लगा दीजिएगा तो पता चलेगा कि उतना ज्यादा सक्सेस नहीं आता। बस समझिए सर, आनुवंशिक विविधता समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना? और जानते हैं आनुवंशिक विविधता का सबसे बड़ा फायदा भारत में जो हरित क्रांति आई वो किसके बदौलत? आनुवंशिक विविधता की बदौलत। गेहूं के अलग अलग किस्म थे, गेहूं का एक किस्म ऐसा था, एक वैरायटी ऐसा था जो उत्पादन कम देता था, गेहूं की एक वैरायटी दूसरे देश में ऐसा था जो उत्पादन अधिक देता था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अधिक उत्पादन देने वाली गेहूं की वैरायटी से क्या निकाल लिया? जीन निकाल लिया और उसे कम उत्पादन देने वाले गेहूं की वैरायटी में स्थापित कर दिया। अब वो जीन गया कम उत्पादन देने वाले गेहूं की वैरायटी में तो उसको भी सूचना मिल रहा है जीन की वैरायटी उत्पादन अधिक करना हो, और इस तरह हाइब्रिड किस्म के बीजों का क्या हुआ? अब जानते हैं हाइब्रिड बीज जो बनाए जाते हैं किसके बदौलत? मान लीजिए कि आम का एक ही जाति होता तो फिर हम हाइब्रिड किस्म को पैदा नहीं कर पाते। कोई भी बीज हाइब्रिड जो बनते हैं वो 2 किस्मों को मिलाकर, जिसमें एक किस्म कम उत्पादन देने वाले होते हैं और दूसरा किस्म अधिक उत्पादन देने वाले होते हैं, वैज्ञानिक उनके बीच क्रॉस करवाता है जिससे हाइब्रिड किस्म के बीज पैदा होते हैं। तो हमारे देश में जो हरित क्रांति आई वो हाइब्रिड बीजों के बदौलत ही आई, और हाइब्रिड बीज हम इसलिए बना पाए कि हमारे पास विभिन्न वैरायटी के पौधे मौजूद थे। अर्थात क्या मौजूद थे? अगर पूरे विश्व में गेहूं की केवल एक वैरायटी होती तो हम गेहूं के हाइब्रिड बीज बना पाते? नहीं बना पाते। अब आम में सुने होंगे कि हर साल आम की एक नई वैरायटी बनाई जा रही है, कलम लगाकर मालदह को जोड़ दिया कलकतिया से तो एक नई वैरायटी बनेगा। तो आम की जो नई वैरायटी बनाई जा रही है वो किसके बदौलत? आप मान के चलिए कि पूरे विश्व में केवल मालदह आम होता तो आम की कोई नई वैरायटी किसी को पाती नहीं हो पाती। तो आनुवंशिक
आनुवंशिक विविधता के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि आनुवंशिक विविधता का सहारा लेकर जीव वैज्ञानिक हाइब्रिड किस्म के बीज तैयार करते हैं और हाइब्रिड किस्म के बीज की खासियत होती है कि वे उच्च उत्पादन देने वाले होते हैं। भारत में हरित क्रांति हाइब्रिड बीजों की बदौलत आई और हाइब्रिड किस्म के बीज वैज्ञानिक बना पाए वो इसलिए कि हमारे पास आनुवंशिक विविधता मौजूद थी, यानी तरह तरह की वैरायटी मौजूद थी, उनके बीज क्रॉस कराकर हमने हाइब्रिड किस्म को पैदा किया। अगर किसी जाति की केवल एक वैरायटी होती तो फिर हम कोई हाइब्रिड किस्म को पैदा नहीं कर पाते। अब ये भी जानते होंगे कि विदेशी और देसी गाय को क्रॉस कराकर एक ऐसा किस्म बनाया गया जो दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा देता है। तो हम क्रॉस करवाए विदेशी गाय को देसी गाय से, लेकिन अगर मानकर चलिए कि हमारे पास पूरे विश्व में गाय की एक ही किस्म होती तो फिर क्रॉस करवा पाते, हाइब्रिड का तैयार कर पाते? नहीं कर पाते। समझ गए आनुवंशिक विविधता? समझे कि नहीं? धान में आनुवंशिक विविधता ज्यादा की गेहूं में, धान में है। लीची में आनुवंशिक विविधता ज्यादा की आम में है। बैगन में ज्यादा की परवल में, बैगन में है। कोई दिक्कत? पढ़िए तो आनुवंशिक विविधता को पढ़िए। ऑनलाइन वाले दोस्त बताइएगा आनुवंशिक विविधता को समझ गए? क्लियर? आनुवंशिक विविधता दिक्कत नहीं ना? आइए दूसरा जैव विविधता क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज डाइवर्सिटी, जाति या प्रजाति विविधता। आपको शुरुआत में ही एग्जांपल दिए थे पार्ट ए और पार्ट बी का, स्थान एक्स और स्थान वाई का। जब हम जैव विविधता को समझना शुरू किए थे तो आपको बताए थे स्थान एक्स और स्थान वाई के बारे में, पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में। वो जो आपको समझाए थे वो क्या समझाए थे? जाति विविधता को समझाए। किसी भी स्थान पर मौजूद विभिन्न जाति के सजीव को क्या कहते हैं? जाति विविधता कहते हैं। किसी भी स्थान पर मौजूद विभिन्न जातियों के सजीव को ही उस स्थान का जाति विविधता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मरुस्थल और दूसरा है वन। मरुस्थल और दूसरा क्या है? वन। दोनों पारिस्थितिकी तंत्र को आप समझ रहे होंगे कि मरुस्थल क्या है और वन क्या है। अब आप समान सा प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किस स्थान की जाति विविधता ज्यादा है? किस स्थान की जाति विविधता ज्यादा है? वन की जाति विविधता ज्यादा है। इसका मतलब आप इसको समझ रहे हैं। अब जानते हैं कि मरुस्थल में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे उगते नहीं है। मरुस्थल में कैक्टस का प्लांट और एक दो कटीली झाड़ियों का प्लांट ही उगा करते। अच्छा वन की बात होगी, वन में तमाम तरह के वृक्ष होते हैं। वो तो छोड़िए, वृक्ष पर कई सारे पौधे के लताएं लटके रहते हैं। केवल लताएं वाले पौधे ही वन में 300-400 किस्म का मिल जाएगा। तो प्रजाति विविधता का मतलब भिन्न भिन्न जाति, जहां पर जितनी अधिक से अधिक जातियां होगी वहां की प्रजाति विविधता उतनी ही जाति। अब आपसे पूछेंगे कि एक तालाब है और दूसरा नदी है, एक तालाब है और दूसरा, कहां की जाति विविधता ज्यादा? इन दोनों पारिस्थितिकी तंत्र में कहां की जाति विविधता ज्यादा? तो नदी की जाति विविधता ज्यादा होगी, तालाब की जाति विविधता नदी से कम होगी। नदी बहुत बड़ा विशाल होता है, नदी में मछली होगा तो 100-200 वैरायटी का होगा, तालाब में बहुत हो सकता है तो 500 वैरायटी का हो सकता है। लेकिन नदी में मछली का ढेर सारा वैरायटी। हालांकि मछली का वैरायटी देखेंगे वो तो आनुवंशिक विविधता होगा। नदी में मछली, विभिन्न प्रकार के केकड़ा, मेढक, सांप और भी कहीं चलिए जीव, कछुआ, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन तालाब में उतनी जातियां मौजूद होगी? तालाब में उतनी जातियां मौजूद होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यानी नदी की जाति विविधता तालाब से ज्यादा। फिर दूसरा एग्जांपल जवाब दीजिएगा। नदी है और महासागर है। नदी और महासागर में कहां की जाति विविधता ज्यादा? कहां की? महासागर की जाति विविधता नदी की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। महासागर में पूरी पेरा कहीं 1000 जाति है, सिलिंडरेटा का भी 1000 से अधिक जाति है, नदी में पूरी पेरा सिलिंडरेटा अवेलेबल करते हैं। अब बातों को छोड़कर तो जितनी अधिक जातियां होगी उतनी ही अधिक जाति विविधता होगी। मान लीजिए आपके दरवाजे पर 5 प्रकार के फूल लगे हुए हैं, किसी के दरवाजे पर केवल गेंदा फूल है, तो गेंदा फूल के यहाँ गेंदा फूल वाले की यहाँ जाति विविधता है या नहीं है? 5 प्रकार के फूल लगने वाली की जाति विविधता ज्यादा है। जितनी अधिक जातियां उतनी अधिक जाति विविधता। और जानते हैं कि पृथ्वी पर यह पृथ्वी है और यह है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। देखना, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ का जो क्षेत्र है, दोनों तरफ का जो क्षेत्र, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। होगा जी, ये जो विषुवत रेखा के दोनों तरफ कर्क मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जाति विविधता कहां मौजूद है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। बहुत लोग कहते हैं समुद्र में ज्यादा जाति विविधता है। बिल्कुल नहीं, समुद्र में बहुत ज्यादा जाति विविधता। इस पृथ्वी पर सबसे अधिक जाति विविधता कहां पर है? इस पृथ्वी पर सबसे अधिक जाति विविधता कहां पर है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आखिर जाति विविधता ज्यादा क्यों है?
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आखिर जाति विविधता ज्यादा क्यों है? इसका क्या कारण है? इसके मुख्य कितने कारण? 3 कारण। पहला कारण है कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, इन क्षेत्र में करोड़ों वर्षों से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को छोड़कर ये सब जो क्षेत्र है, इन सब क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हुए हैं। बाढ़ का, भूकंप का, ज्वालामुखी का बहुत बड़े बड़े पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ है इन सब क्षेत्रों में। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में करोड़ों वर्ष तक कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। और स्वाभाविक है कि अगर प्राकृतिक आपदा नहीं होगी तो जीवों को पनपने का मौका ज्यादा मिलेगा। प्राकृतिक आपदा होगी तब तो वहां से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन लंबे समय तक कोई प्राकृतिक आपदा यहाँ पर नहीं हुई, तो पेड़ पौधों को विकास करने का भरपूर मौका मिला, जंतुओं को विकास करने का भरपूर मौका मिला, और इससे प्रजाति विविधता का बढ़ावा दिनों दिन होता गया। समझे कैसे? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रजाति विविधता अत्यधिक इसलिए पाई जाती है कि इन क्षेत्रों में लंबे समय तक कोई बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदाओं का घटना घटित नहीं हुआ, जिसके कारण हर जाति को, चाहे वो पेड़ पौधे की जाति हो या फिर जंतु की जाति हो या फिर सूक्ष्म जीवों की जाति हो, हर जाति को पनपने का भरपूर मौका मिला। अगर प्राकृतिक आपदाएं लंबे घटित होते रहती तो निश्चित तौर पर वहां से पौधे तो नहीं, लेकिन जंतु जरूर पलायन करते रहते, फलस्वरूप यहाँ पर जाति विविधता उतनी नहीं हो पाती जितनी आज है। दूसरा कारण है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा यहीं पर आती है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश कहां पड़ता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अन्य सब पृथ्वी के अन्य भागों की तुलना में इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है। जितनी अधिक सौर ऊर्जा होगी, प्रकाश संश्लेषण उतना ज्यादा होगा। प्रकाश संश्लेषण जितना ज्यादा हुआ, ग्लूकोज उतना अधिक बनेगा। ग्लूकोज अधिक बन रहा है मतलब भोजन बहुत ज्यादा बन रहा है। अब भोजन ज्यादा है तो निश्चित तौर पर जाति को पनपने का मौका भी ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रजाति विविधता पाए जाने का दूसरा बड़ा कारण है सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति। तीसरा कारण, अगर आप भूगोल पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होते। इन क्षेत्रों की विशेषता है कि सालों भर मौसम लगभग एक समान होती है। और आप पढ़े होंगे क्षेत्र में वर्षा रोज होता है। ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बारिश रोज होती है। रोज 12 बजे के बाद गरज तरस की बारिश होती है। ये रोज का हर दिन 12 बजे के बाद बारिश होता है। वर्ष के 8 महीना 9 महीना तक बारिश होता है प्रतिदिन। बारिश ज्यादा तो पानी, तो पहली स्थिति में भोजन ज्यादा, दूसरी स्थिति में पानी। भोजन पानी ज्यादा है तो जाति को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जाति विविधता कहां मौजूद है? इस पृथ्वी पर जाति विविधता सबसे ज्यादा कहां मौजूद है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाति विविधता ज्यादा मौजूद होने के क्या कारण है? 3 कारण है। तीनों कारण समझे कि नहीं समझे? इन क्षेत्रों में लंबे समय तक कोई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं घटित, इन क्षेत्रों में लगभग सालों भर मौसम एक समान रहता, इन क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति सबसे अधिक होती है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जाति विविधता समझे, आनुवंशिक विविधता समझे, जाति विविधता को पढ़िए, उसके बाद आते हैं तीसरा विविधता पर। जाति विविधता को एक बार पढ़िएगा तो दोस्तों, निकेत को समझाइए पर्यावरण में आवास और निकेत समझा लेते हैं। अब निकेत तो समझाए थे पर्यावरण में, नहीं समझाए थे? पर्यावरण में आवास और निकेत समझा लेते हैं। अब आवास के भीतर निकेत होता है। जैसे जंगल एक आवास है और जंगल में शेर का मांद जो है वो एक निकेत है। जंगल में पक्षी का घोंसला एक निकेत है। तो आवास में कई जातियां निवास करती है, लेकिन आवास के भीतर जो निकेत होते हैं उसमें केवल एक जातियां निवास करती है। तो निकेत क्या है? तो आवासों का बंटवारा करेंगे तो क्या निकलेगा? निकेत निकलेगा। नदी का किनारा वाला भाग, नदी का ऊपरी भाग, ये निकेत कहलाता है। क्या कहलाता है? बात समझे क्या? समझे? जैसे आपका घर है वो आवास है, लेकिन उसमें जो आपका रूम है जिसमें केवल आप ही रहते हो, वो आपका क्या है? निकेत है। पूरा घर आवास हो गया, कमरा निकेत हो गया। क्लियर? समझ गए? पढ़ लिए जाति विविधता। सबसे जाति विविधता कहां पाई जाती है? सबसे अधिक जाति विविधता कहां पाई जाती है? कहां? उष्णकटिबंधीय। इसके क्या कारण है समझे? तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता या समुदाय विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पारिस्थितिकी विविधता, पारिस्थितिकी विविधता का दूसरा नाम क्या है? समुदाय विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। और पारिस्थितिकी विविधता क्या है ये आप समझ रहे होंगे। एक ही जाति के विभिन्न वैरायटी को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न जाति जो निवास करते हैं उसे जाति विविधता कहते हैं। अब पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार के परितंत्र हैं, पृथ्वी पर अलग अलग टाइप के जो परितंत्र है, जैसे घास स्थल परितंत्र, वन परितंत्र, कलाब परितंत्र, ये सब दोस्तों क्या है? और हर परितंत्र में सब कुछ समान है, उनमें विविधता है कि नहीं है? उसे ही क्या कहेंगे? पारिस्थितिक विविधता कहेंगे।
पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के इकोसिस्टम है, भिन्न भिन्न प्रकार के परितंत्र है, क्या वो हर दृष्टिकोण से एक समान है कि उसमें विविधता मौजूद है? विविधता मौजूद है। और अगर विविधता मौजूद है तो उस विविधता को क्या कहेंगे? आपसे पूछा जाए प्रश्न कि घास स्थल परितंत्र और वन परितंत्र में मौजूद विविधता को क्या कहेंगे? या वन परितंत्र, तालाब परितंत्र और घास स्थल परितंत्र की जो विविधता है उसे क्या कहेंगे? और ये पारिस्थितिक विविधता जो पैदा हुआ है किसके कारण? आवास के, प्रकृति के कारण। पारिस्थितिक विविधता जो पैदा हुआ है किसके कारण? आवास के कारण। घास स्थल में छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जिसके कारण वहां पर शेर बाघ रहना नहीं चाहते हैं। वन में बड़े बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं जहां शेर और बाघ भी रहना पसंद करते हैं। अगर हर परितंत्र का आवास एक जैसा होता तो फिर पारिस्थितिक विविधता आपको देखने नहीं मिलता। तो पारिस्थितिक विविधता पैदा होने का कारण क्या है? आवास की प्रकृति। मसलन अगर आप एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में जाइएगा तो आवास की प्रकृति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जिस प्रकार के आवास वन है उस प्रकार का आवास घास स्थल, जिस प्रकार का आवास घास स्थल है उस प्रकार का आवास तालाब नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र बदला, मतलब क्या बदला? आवास बदला। आवास बदला, जाति बदला। और ये सब जो बदला क्या कहलाएगा? समझिए, फिर से समझिए। विभिन्न प्रकार के गाय की वैरायटी आनुवंशिक विविधता कहलाएगा। किसी स्थान पर भिन्न भिन्न जाति के पेड़ पौधे और जंतु जाति विविधता कहलाएगा। और पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के आवास या विभिन्न प्रकार के परितंत्र की विविधता को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र और नदी पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को क्या कहेंगे? ये किसके कारण पैदा हुआ? आवास के कारण। समुद्री आवास लवणीय है जबकि नदी वाला आवास में लवण। आवास में विविधता पैदा हुई जिसके कारण अलग अलग समुदाय रह रहे हैं एक दूसरे स्थान पर, और उसकी विविधता ही क्या कहलाएगी? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब पारिस्थितिकी विविधता को 3 भागों में बांटा गया। पारिस्थितिकी विविधता को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। पारिस्थितिकी विविधता को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। क्लियर? अब अल्फा विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार की जाति। अल्फा विविधता का मतलब क्या हुआ? विभिन्न प्रकार की जाति। एक पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद विभिन्न प्रकार की जाति को उस पारिस्थितिकी तंत्र का अल्फा विविधता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वन पारिस्थितिकी तंत्र और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वन पारिस्थितिक तंत्र का अल्फा विविधता ज्यादा होता है और मरुस्थलीय का अल्फा विविधता। तो अल्फा का मतलब क्या? अब आप विभिन्न प्रकार की जाति, तो जाति विविधता हो गया। तो बिल्कुल जाति विविधता को ही पारिस्थितिकी तंत्र का अल्फा विविधता कहते हैं। जाति विविधता को ही पारिस्थितिकी तंत्र का अल्फा विविधता कहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि अल्फा विविधता बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर जातियों की संख्या बहुत। मान लीजिए आपने कहीं पर पढ़ा कि अमेरिका के एक जंगल पारिस्थितिक तंत्र का अल्फा विविधता 1500 से भी ज्यादा है। मान लीजिए आप पढ़े कि अमेरिका के, यूएसए के एक जंगल परितंत्र की अल्फा विविधता 1500 से भी। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब समझे कि वहां पर 1500 से अधिक सजीवों की जातियां मौजूद है। अल्फा इज इक्वल टू टोटल स्पीसीज। अल्फा इज इक्वल टू टोटल स्पीसीज। जिस परितंत्र में जातियां जितनी अधिक होगी उस परितंत्र की अल्फा विविधता उतनी ही अधिक। बस समझ लेना। दूसरा क्या है? बीटा को समझिएगा। बीटा को समझना थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, लेकिन आप समझिएगा। जैसे वन पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र, तो वन पारिस्थितिक तंत्र का कुछ स्थान ऐसा होगा कि जहां घने पेड़ पौधे होंगे। वन में कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पेड़ की संख्या क्या होगी? कम होगी। वन में कुछ स्थान ऐसा भी हो सकता है जो हमेशा क्या बना रहे, दलदल बना रहे। वन में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जहां छोटे आकार के पौधे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक जंगल में हर जगह एक रूपा पाई जाती है। मान लीजिए कोई जंगल है, वन है, जंगल वन प्रजाति है, तो एक वन में हर जगह सब कुछ एक समान रहेगा नहीं। वन में कहीं पर घने पेड़ पौधे, बिल्कुल घना, और उसी वन में कहीं पर पेड़ पौधों की संख्या कम है। वही वन में किसी स्थान पर क्या है? दलदल है। वही वन में यह भी संभव है कि वहां पर छोटे छोटे आकार के पौधे आ रहा। अब अगर वन में ये सब परिस्थितियां मौजूद है तो जो जीव यहाँ आते हैं वो यहाँ पर नहीं आते। यहाँ पर केवल शिकार करने के लिए आएगा, अभी लौट जाएगा यहाँ पर। वन में जो जीव दलदल में रहना पसंद करते हैं वो यहाँ जाना नहीं चाहेगा। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत भिन्न भिन्न स्थितियों में एक अलग अलग समुदाय का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यहाँ पर जो जाति मिलकर आते हैं वो एक अलग समुदाय बना लेगा। यहाँ पर जो जातियां आते हैं वो मिलकर एक अलग समुदाय बना लेगा। यहाँ पर जो जातियां आते हैं वो मिलकर अलग समुदाय बना लेगा। यहाँ पर जो जातियां आते हैं वो मिलकर अलग समुदाय बना लेगा। ये जो अलग अलग समुदाय बन रहा है, दिस इज कॉल्ड बीटा। एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग समुदाय की विविधता को क्या कहते हैं? समुदाय समझ रहे हैं जी? जातियां मिलकर क्या बनाती है? तो यहाँ पर जो जातियां और ये सब मिलकर यहाँ की समुदाय। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में घने पेड़ पौधे वाले समुदाय, दलदल वाले समुदाय, पेड़ की कम संख्या जहां पर है वहां की समुदाय, वन पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कहलाता है? समझ गए? समझ गए? नदी को ले लीजिए। नदी में गहराई में जो जीव रहते हैं वो किनारा पर नहीं आते। जो किनारा पर आते हैं वो गहराई में जल्दी जाएगा तो शिकार करने जाएगा। तो नदी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन उस नदी में कई तरह के गहरे जल में रहने वाले समुदाय, किनारे में रहने वाले समुदाय, ऊपरी स्तर पर रहने वाला समुदाय, ये जो भिन्न समुदाय है वो नदी का क्या कहलाएगा? बीटा। आवास में विभिन्नता जितनी अधिक होगी बीटा विविधता उतनी अधिक होगी। बस समझ जाइए। जातियों की संख्या
संख्या जितनी अधिक होगी अल्फा विविधता उतनी। समुदाय किसके कारण पैदा, अलग अलग समुदाय अलग अलग आवास के कारण पैदा हो रहा है। तो जातियों में जितनी विविधताएं होगी अल्फा विविधताएं उतनी अधिक होगी, आवासों में जितनी विविधताएं होगी बीटा विविधता उतनी अधिक होगी। तीसरा क्या है, गामा। गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यही याद रखना। अल्फा विविधता और गामा विविधता को सम्मिलित रूप से क्या करते, सॉरी अल्फा विविधता और बीटा विविधता को सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, गामा विविधता करते। समझे बायोडायवर्सिटी, कोई दिक्कत है ना। मिलते हैं अगले क्लास में क्या। और ध्यान दीजिएगा कि सोमवार को शायद हम क्लास नहीं ले सकते हैं, और तो सोमवार को अगर हम क्लास नहीं लेंगे तो टेस्ट हो जाएगा, समझे क्या। क्लास ले लिए तो ठीक है, नहीं ले पाए तो टेस्ट हो जाएगा। पेपर में क्या पढ़े और क्या छोड़े, अरे जितना समझ रहा उतना पढ़िए, जो नहीं समझ रहा छोड़ दीजिए। क्लियर। पेपर में कुछ भी चीज को गर्व से रहता नहीं है, तो पेपर को एक बार में नहीं पढ़ना। पेपर पढ़ने का तरीका है, पेपर एक क्वेश्चन आया है कि पेपर को अखबार को किस प्रकार पढ़ा जाए। तो अखबार पढ़ने का पहला तरीका कि खुद का अखबार खरीदिए, दूसरा का मांग कर मत पढ़िए। पहला समझे, खुद का अखबार। मान लीजिए एक में दो पार्टनर है तो एक ही अखबार कौन चलेगा। तो अखबार पढ़ने का पहला तरीका कि खुद का अखबार खरीदिए, दूसरा का मांग कर मत पढ़िए। तीसरा कि अखबार बेड पर हमेशा पड़े रहना चाहिए, दूसरा बेड पर अखबार हमेशा पड़े रहना चाहिए। तीसरा अखबार सुबह सुबह आए तो आप ऊपर ऊपर सरसरी निगाह डाल लीजिए। अब फिर क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान कभी कभी दिमाग उब जाता है, तो अक्सर विद्यार्थी क्या करता है, दिमाग उब जाता है तो कान में एयरफोन लगाता है, भोजपुरी खिचड़ी खिचड़ी करता है, ऐसा होता है। ऐसी स्थिति मान लीजिए आप मैथमेटिक्स बना रहे हैं, मैथमेटिक्स बनाते बनाते आपका दिमाग उब गया, तो तुरंत अखबार रखा हुआ वो खींच लीजिए और अखबार को क्या करिए, पढ़ने लगिए। कोई भी खबर पढ़िए एकदम आपके लिए वो फायदेमंद होगा। और सबसे ज्यादा आपके दिमाग में हिंदी शब्द भरते जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ आप जान रहे हैं फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे आप बायोडायवर्सिटी पढ़ लिए हैं, समझ गए हैं, लेकिन वहां पर आकर बोलेंगे कि अब आप बोलिए बायोडायवर्सिटी को सबको समझाइए, तो बहुत ऐसे होंगे तो सबको समझे होने के बाद भी बोल नहीं पाएंगे। इसका क्या, इसका कारण है कि आपके दिमाग में शब्दों की क्या है, कमी है। एक्सप्रेशन को शब्द में कैसे उतार पाए तो उसके लिए शब्द ही नहीं है। तो धीरे धीरे अखबार पढ़िएगा, शब्द भंडार क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। शब्द भंडार बढ़ेगा तब आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं, तब आप अच्छा भाषण दे सकते हैं, तब आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तब अगर आप टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं तो वो भी तभी संभव है टीचर बनना जब आपके पास शब्दों की बहुत ज्यादा भरमार हो। समझिए खबरों से ज्यादा अखबार पढ़ने का फायदा है कि मस्तिष्क में शब्द भंडार का क्या होना, बढ़ना। क्लियर। और एक बार में पूरा अखबार नहीं पढ़ना, हर दिन जब भी मौका मिले क्या कर देना, रात को सोने से पहले अंतिम बार पढ़ के, जैसे कि सोने से पहले आजकल मोबाइल देखता। हमारे कई दोस्त हैं एक बार बोल लेते मोबाइल एक आधो करने के तो नींद नहीं आता है, ये स्थिति हो गई है। और तो आजकल बच्चा देखते हैं कि वो 10 मिनट का वीडियो हम नहीं देख पाता। शॉर्ट वीडियो देखने का चस्का इस कदर हावी हो गया है कि 10 मिनट, समझिएगा 10 मिनट का वीडियो हम लोग देख 5 मिनट के बाद खत्म, बंद कर देगा, स्किप कर देगा। तो सोने से पहले अखबार पढ़ लीजिए। अब वो बोलता है कि पढ़ते पढ़ते नींद बहुत आता है, तो अखबार पढ़ते पढ़ते नींद आसानी से आ जाएगा, सो जाइएगा। क्या मिलते हैं अगले क्लास में। का जो अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, चलिए साफ हो जाएगा। क्या पढ़ रहे थे, अच्छा बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे थे। और बायोडायवर्सिटी में कहां तक पढ़ लिए थे, जैव विविधता प्रबंधता। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए, पानी सबका निकल गया कि नहीं निकला। बाप रे बाप, हम तो चारों तरफ से घिरे हुए अभी 2 दिन तक हम निकले नहीं, इतना पानी था। और तो हद क्या हो गई, गाड़ी से मारे थे 4 चक्का सोच के निकल जाते, आ जाते 4 चक्का का पहिया तो एकदम घर से जानी से। यही संदलपुर में हम रहते हैं, पूरा संदलपुर डूबा हुआ, अभी डूबा हुआ। चलिए बायोडायवर्सिटी का परिभाषा क्या है वो तो हम समझ ही लिए थे। बायोडायवर्सिटी कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम समझ लिए थे। कितने प्रकार के होते हैं बायोडायवर्सिटी, 3 प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसे हिंदी में कहते हैं प्रबंधता, जैव विविधता प्रबंधता। बायोडायवर्सिटी में हम क्या समझे, हम समझे ये थे कि इस पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न जाति के जंतु है, भिन्न भिन्न जाति के जो पेड़ पौधे हैं, वही इस पृथ्वी की जैव विविधता है। जैव विविधता मतलब सजीवों के बीच की विविधता, और ये 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन पृथ्वी पर जो
है मतलब सजीव जो है उनकी जातियां पृथ्वी के हर क्षेत्र में एक समान रूप से फैले हुए नहीं है। पृथ्वी की जैव विविधता पृथ्वी के हर क्षेत्र में एक समान रूप से नहीं है। कहीं पर जैव विविधता बहुत अधिक है और कहीं पर जैव विविधता बहुत कम है। अगर हम पृथ्वी को ही ले तो मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, ये विषुवत रेखा है, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, जिसको कहते हैं 90 डिग्री अक्षांश। तो टोटल 180 अक्षांश है, ठीक है। तो अगर हम पृथ्वी को देखें तो ये जो विषुवत रेखा के आसपास जैव विविधता बहुत अधिक है, विषुवत रेखा के आसपास जैव विविधता बहुत अधिक है। और क्यों अधिक है इस पर भी हम चर्चा किए थे। ये जो विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण वाले भाग है ये भाग कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता बहुत ज्यादा है, मतलब सजीवों की ढेर सारी जातियां इन क्षेत्रों में निवास करती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे जैव विविधता में कमी आती जाएगी। अब ध्रुव पर तो जैव विविधता 9 के बराबर है, अर्थात एक भी सजीवों की बहुत कम जातियां निवास करती हैं। ऐसा क्यों? तो ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके हुए हैं, ध्रुवीय क्षेत्र के पर्यावरण बहुत प्रतिकूल है, ध्रुवीय क्षेत्रों में इतनी कम तापमान होती है कि वहां सभी जीव नहीं रह सकते हैं। और यहाँ स्थिति आप जानते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। तो पृथ्वी पर जो जैव विविधता है क्या वो हर जगह एक समान रूप से है? एक समान रूप से नहीं है। विषुवत रेखा के आसपास जैव विविधता बहुत ज्यादा है जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में जैव विविधता बहुत कम है। यानी जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता में कमी आती जाएगी, यानी सजीवों की जातियां जो निवास करती है उसकी संख्या में कमी आती जाएगी। अब वहीं अगर हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चले तो इससे जैव विविधता में क्या होगी? वृद्धि होगी। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, इसे निम्न अक्षांश भी कहते हैं, 90 डिग्री को उच्च अक्षांश भी कहते हैं। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, क्या होगा जैव विविधता के ऊपर जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता में क्या आएगी? कमी आएगी। या क्या होगा जैव विविधता में अगर निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो जैव विविधता में कमी आएगी। अब एक और बातों पर आप लोग ध्यान दीजिए, जहां कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र है, जहां कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र है मान लीजिए, तो पहाड़ी क्षेत्र पर जैसे आप नीचे से ऊपर जाइएगा तो जैव विविधता में क्या आने लगेगी? कमी होने लगेगी। जितनी पेड़ पौधे जीव जंतु निचले इलाके में है उतने ऊपर के इलाके में नहीं है। जो जो हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे पेड़ पौधों की जातियों में भी कमी आएगी, जंतुओं की जातियों में भी क्या आएगी? कमी आएगी। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता में कमी आ जाती है। वहीं अगर पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर से नीचे आएंगे तो जैव विविधता में वृद्धि देखने को मिलेगी। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर और पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है, जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। प्रवणता का मतलब है परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब घट जाना अथवा बढ़ जाना। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं जैव विविधता घट रही है वो भी परिवर्तन है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो जैव विविधता वृद्धि देखने को मिलेगी वो भी परिवर्तन है, और जो परिवर्तन है वही प्रवणता है दोस्तों, वही प्रवणता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर अथवा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर जैव विविधता में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। या पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अथवा ऊपर से नीचे की ओर आने पर जैव विविधता में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। ये प्रवणता हमें देखने को नहीं मिलता अगर हर जगह पर एक समान जैव विविधता पाई जाती। अगर पृथ्वी के हर क्षेत्र में एक समान मात्रा में जैव विविधता पाया जाता, पर्वतीय क्षेत्रों में एक समान रूप से जैव विविधता मौजूद होती तो निश्चित तौर पर प्रवणता का कोई स्थान नहीं होता, प्रवणता हमें देखने को नहीं मिलती। जैव विविधता प्रवणता का एकमात्र कारण है कि हर क्षेत्र में सजीवों की जातियों की संख्या एक समान नहीं है, कहीं पर अधिक है तो कहीं पर कम है, कहीं पर अधिक है तो कहीं पर कम है दोस्तों। और ये जो कम अधिक का परिवर्तन है उसे ही क्या कहते हैं? प्रवणता। समझ गए? जैव विविधता पर समझे, पढ़िए जैव विविधता प्रवणता समझ गए तो एक बार पढ़िए इसको, ऑनलाइन वाले दोस्त बताइएगा जैव विविधता प्रवणता ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी आप लोग समझ गए हैं? चलिए जैव विविधता प्रवणता समझ गए ना? हाँ, परिवर्तन ही प्रवणता है कि नहीं है? आइए अब देखते हैं जैव विविधता का वितरण। जैव जैव विविधता का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। पृथ्वी पर जो जैव विविधता है, पृथ्वी पर जो जैव विविधता है उसका मतलब आप जान ही चुके हैं, सजीवों की जो भिन्न भिन्न जातियां हैं, सजीवों की जो भिन्न भिन्न जातियां हैं वास्तव में वही क्या है? जैव विविधता, जो 3 प्रकार की होती है। और अगर हम सजीवों की जातियों की बात करें, अगर सजीवों की कुल जातियों की बात करें जिसको अब तक खोजा गया तो उसकी संख्या है दोस्तों 18 लाख। कितना है? 18 लाख, यानी 1.8 मिलियन, 1.8 मिलियन। अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने 18 लाख अलग अलग सजीवों की जातियों की पहचान की। यानी पृथ्वी पर जो जैव विविधता है उस जैव विविधता के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने सजीवों की कितनी जातियां अब तक पहचान की है? 18 लाख, 18 लाख। और 18 लाख में 70% जाति, 70% जाति जो है वो किसकी है? जंतु की है, यानी एनिमल की। 22% जाति जो है, 22% जाति जो है वो पौधा का है और कवक का है, पौधा का है और कवक का है। अब बच गया कितना जी? 8%। 8% जाति किसकी है? सूक्ष्म जीव की।
तो इस पृथ्वी पर जो विशाल जैव विविधता है, उस विशाल जैव विविधता में कितने लाख सजीव की जातियों का पता लगा है? 18 लाख। वैज्ञानिकों ने अलग अलग 18 लाख सजीव की जातियां पहचान किया है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन है? जंतु है। बायोलॉजी में जंतु पढ़े थे, कोरी घेरा से लेकर कोरडेटा तक। कोरी घेरा से लेकर कोरडेटा तक के जंतु ही कितना है? 5% जातियां किसकी है? 8% जातियां किसकी है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक विविधता किसमें है? जंतु में। इस पृथ्वी पर ज्यादा जैव विविधता पौधे में है या जंतु में है? जंतु में। जैव विविधता जंतु में है, पौधे में कम है। मतलब जितने अलग अलग प्रकार के जंतु में निवास कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जितने जंतु निवास कर रहे हैं, उसके तुलना में पौधे बहुत कम है, बहुत कम। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विविधता जंतु में है, जबकि सबसे कम विविधता किसमें है? सूक्ष्म जीवों में। ये स्थितियां है। अब हम आपको एक नाम बताते हैं, और नाम है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे जाने माने पर्यावरणविद हुए, बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट है रॉबर्ट मे। और रॉबर्ट मे ने अपने रिसर्च के दौरान यह पता लगाया है कि इस पृथ्वी पर सजीवों की जो जातियां हैं, सजीव की कुल जातियां जो है वो 7 मिलियन। कितना है? 7 मिलियन, यानी कितना? 70 लाख। महान पर्यावरणविद रॉबर्ट मे का अनुमान है कि ये तो हमारी विशाल पृथ्वी है, जिसमें समुद्र 70% पर है और 30% पर अस्तर है। अगर समुद्री क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र को मिला दिया जाए तो इन क्षेत्रों में सजीवों की कुल कितने जातियां हैं? अनुमान के मुताबिक 7 मिलियन। जबकि खोज कितना का हुआ है? 1.8 मिलियन का खोज हुआ है। कितना का खोज हुआ है? 1.8 मिलियन का खोज हुआ है, यानी कि मात्र कितना प्रतिशत का? 22% का खोज हुआ है। कितना का खोज हुआ है? 78% को खोजा जाना बाकी है दोस्तों। यानी पृथ्वी पर जैव विविधता इतना विशाल है कि रॉबर्ट मे के अनुसार कि हम लोग 78% सजीवों की जातियों का पहचान कर ही नहीं पाए हैं अब तक। अब आपको आश्चर्य होगा कि 78% सजीवों की जातियां पहचान हो नहीं पाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे वैज्ञानिक कह क्या रहे हैं, खोज क्यों नहीं रहे हैं? तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर इतने दुर्लभ से दुर्लभ स्थान है जहां पर कोई पहुंच ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर इतने दुर्लभतम क्षेत्र है कि वहां पर पहुंचा जाना ही संभव नहीं है। जहां पर पहुंचा जाना ही संभव नहीं है, तो वहां पर कौन सजीव निवास कर रहे हैं, ये पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, वहां जाने तो ड्रोन भेजेंगे, तब पता करेंगे। आपको बता देगा ऐसे पर ड्रोन भेजना भी संभव नहीं है। ड्रोन से सिर्फ फोटो खींचा जा सकता है, सजीवों को लैब में लाकर उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। आज भी अमेज़न के घने जंगलों में प्रवेश हर कोई नहीं कर सकता। कालाहारी मरुस्थल इतना विशाल है कि उसके बीचों बीच पहुंचा नहीं जा सकता। अमेज़न के घने जंगलों में पहुंचा नहीं जा सकता है, कालाहारी मरुस्थल के बीचों बीच पहुंचा नहीं जा सकता है। तो समझिए जहां पहुंचा नहीं जा सकता है, तो वहां के सजीवों का पता लग पाएगा? नहीं पाएगा। तो इस पृथ्वी की जो जैव विविधता है, वह पूरी जैव विविधता अभी हमें मालूम भी नहीं चला है। पृथ्वी की जैव विविधता इतना विशाल, इतना जटिल है कि उसकी पूरी पता भी अब तक नहीं चली है। 7 मिलियन सजीवों की जातियां निवास कर रही है और हम जान रहे हैं मात्र कितने को? 1। ये स्थितियां हैं दोस्तों। अब अगर भारत में आ जाइएगा, भारत में, तो भारत में भी जैव विविधता बहुत अधिक है। दुनिया में तो 10 सबसे बड़े जैव विविधता वाले देश में है, उस 10 में भारत का भी स्थान है। 180 से ऊपर देश है। टोटल कितने देश अभी हमें याद नहीं है, लेकिन जितने भी देश हैं उनमें 10 सबसे अधिक जैव विविधता वाले जो देश है उसमें भारत का भी नाम है। यानी भारत में भी जैव विविधता की कोई कमी नहीं है। और एक संस्था है, और उस संस्था का नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस संस्था की स्थापना सन 1948 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रकृति को समझने के लिए और उस प्रकृति को संरक्षित करने के लिए विश्व में जो सबसे बड़ी पर्यावरण से संबंधित संस्था है वो है IUCN, जो 1948 में स्थापित हुई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। और इस संस्था के अनुसार, इस संस्था के रिपोर्टों के अनुसार अगर हम भारत में जैव विविधता की बात करें तो भारत में जंतु की लगभग 51,000 जातियां, कितनी? 51,000 जातियां हैं और पौधों की 47,500 जातियां। यानी भारतीय जमीन पर जंतु की अलग अलग कितनी जातियां निवास कर रही है? 51,000। और पेड़ पौधों की 47,500 जातियां निवास कर रही है भारत में। तो भारत में भी जैव विविधता की कोई कमी नहीं है। भारत की जैव विविधता भी बहुत विशाल है और बहुत जटिल है, क्योंकि इस जैव विविधता में भी जंतु की 51,000 जातियां और पौधों की 47,500 जातियां निवास कर रही है। अब भारत में जो इतने प्रकार के जातियां हैं जंतु और पौधों का, क्या वो भी हर जगह एक समान रूप से है? नहीं है। भारतीय पृष्ठभूमि पर भी जो जैव विविधता मौजूद है उसका वितरण एक समान रूप से नहीं है। भारतीय पृष्ठभूमि पर भी कहीं पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है तो कहीं पर जैव विविधता बहुत कम है, बहुत कम। अगर भारतीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो उत्तर पूर्वी भाग में है। किस भाग में है दोस्तों? उत्तर पूर्वी भाग में। उत्तर पूर्वी भाग जो असम, नागालैंड, मेघालय, ठीक है, वो 7 सिस्टर वाले जो राज्य है वहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा। उसके बाद जो जैव विविधता है, अगर भूगोल पढ़ते हो तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में के बारे में जानते हैं। पश्चिमी घाट के बाद सबसे ज्यादा जैव विविधता किसमें है? पूर्वी घाट क्षेत्र में। पूर्वी घाट के बाद सबसे ज्यादा क्षेत्र है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के बाद जो जैव विविधता है उसके बाद मध्य भारत का क्षेत्र आता है और सबसे कम जैव विविधता कहां पर है? आप कहिएगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में है। जो मरुस्थल है हमारे भारत में, थार मरुस्थल, वहां पर जैव विविधता सबसे कम होगा। तो भारत में भी जैव विविधता की कोई कमी नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार भारत में जंतुओं की 51,000 जातियां और पौधा का 47,500 जातियां हैं। लेकिन भारतीय जमीन पर जो जैव विविधता है
वो जैव विविधता भी हर जगह एक समान नहीं है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड जैसे राज्य बसे हैं, उन क्षेत्रों की जैव विविधता सबसे ज्यादा है। पेड़ पौधे और जंतु की 30% जातियां इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। उसके बाद पश्चिमी घाट क्षेत्र का नाम आता है, पूर्वी घाट क्षेत्र का नाम आता है, फिर हिमालय के क्षेत्र का नाम आता है, और सबसे कम जैव विविधता भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। और इस भारत के सबसे जो विशाल जैव विविधता है, इसमें किस जंतु की कितनी जातियां हैं उसका भी लिस्ट आपके नोट में दिया हुआ है। तो जैव विविधता का वितरण समझे, कितने पौधे कितनी जातियां हैं। एक बार वितरण को पढ़िए तब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। चंद्र कुमार पूछ रहे हैं बोर्ड वाला नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड पर आप सिर्फ समझिए, बाकी जो नोट है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा कवरेज दिया हुआ है। अब तक कितनी जातियों का खोज हुआ है? 1.8 मिलियन। लेकिन अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं? 7 मिलियन अनुमान है और खोज हुआ 1.8 मिलियन। भारत के किस क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक है? उत्तर पूर्वी भाग में है। किस भाग में? भारत के पूर्वी घाट में जैव विविधता अधिक है या पश्चिमी घाट में? तो पश्चिमी घाट की जैव विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता का महत्व क्या है? यानी इस पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न जातियों के पेड़ पौधे हैं, भिन्न भिन्न जातियों के जंतु हैं, उसके क्या महत्व है? जैव विविधता क्या है ये तो समझ गए ना? क्या आपके क्लासरूम में जैव विविधता है? नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही जाति है मानव, और कुछ है तो फिर जैव विविधता कौन? जैव विविधता का मतलब भिन्न भिन्न सजीवों की जातियों। तो जैव विविधता जो है, इसके महत्व पर हम चर्चा करें उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मानव का जो अस्तित्व है, मानव का जो अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, मानव का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व किसके बदौलत है? जैव विविधता के बदौलत। हम लोग इस पृथ्वी पर जो लंबे करोड़ों वर्ष से रह रहे हैं उसका कारण क्या है? जैव विविधता। अगर इस पृथ्वी की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, मतलब इस पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, सारे जंतु मर जाएंगे, जैव विविधता खत्म हो जाएगी, तब क्या लगता है कि मानव बचा रहेगा? नहीं, मानव भी विलुप्त हो जाएगा धीरे धीरे, मानव भी विलुप्त हो जाएगा। तो जैव विविधता का महत्व इसी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि जैव विविधता मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जैव विविधता का होना आवश्यक है। अगर जैव विविधता नष्ट होती है तो मानव का अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। अब आपके मन में एक और प्रश्न आता होगा कि आखिर जैव विविधता से मानव का अस्तित्व क्यों जुड़ा हुआ? तो इसका उत्तर ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मानव को जीवित रहने के लिए मानव को कई चीजों की आवश्यकता होती है। अस्तित्व बनाए रखने का मतलब है कि लगातार जीवित बने रहो। लगातार जीवित बने रखने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। कई चीजों की आवश्यकता मतलब आवश्यकता किसकी होती है? भोजन की होती है। आवश्यकता किसकी होती है? वस्त्र की होती है। आवश्यकता किसकी होती है? आवास की होती है। और अगर इसकी पूर्ति की बात करें तो इसकी पूर्ति कौन कर रहा है? जैव विविधता का। जैव विविधता के ही पेड़ पौधे से आपको विभिन्न प्रकार के भोजन के उत्पाद प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों के बदौलत ही वस्त्र का निर्माण संभव है, आवास का निर्माण संभव है। तो मानव की जो आवश्यकताएं है, तमाम आवश्यकताएं, उसको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूरा कौन कर रहा है? जैव विविधता कर रहा है। 3 मुख्य आवश्यकताएं जो है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव को कोई ना कोई सजीव कर रहा है, मतलब कौन कर रहा है? जैव विविधता। तो जैव विविधता का महत्व तो इतना अधिक है कि उसके बगैर मानव का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैव विविधता का महत्व इतना अधिक है कि उसके बगैर मानव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इतनी अधिक है महत्व। फिर भी अगर एक दो बातों में हम जैव विविधता के महत्व को आंकना चाहें तो जैव विविधता के कुछ महत्व की चर्चा आपके सामने कर देते हैं। जैव विविधता का सबसे अधिक महत्व है कि जैव विविधता के कारण ही हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैव विविधता के कारण ही विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि सब्जी हो गया, जैसे कि दाल हो गया, जैसे कि अनाज हो गया, जैसे कि पेय पदार्थ हो गया। ये सब आपको एक ही तरह के उपलब्ध है या विभिन्न तरह के उपलब्ध है? अब विभिन्न तरह के उपलब्ध है तो उसे जैव विविधता कहते हैं। अब दाल सब्जी खाने जाइएगा, आपके पास सब्जी की कई जातियां मौजूद है। परवल खाएंगे, भिंडी खाएंगे, नेनुआ खाएंगे, कद्दू खाएंगे, मतलब तमाम तरह की सब्जियों, किसका परिणाम है? जैव विविधता। आपके पास अलग अलग जातियों के दाल है, आपके पास अलग अलग जातियों के अनाज है, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब किस श्रेणी के पौधे हैं? आपके विभिन्न पेय पदार्थ है। चाय पीना है, चाय नहीं पीजिएगा तो कॉफी पीजिए, कॉफी नहीं पीजिएगा कहवा पीजिए। कई तरह के पेय पदार्थ है, चाय, कॉफी, कहवा, ये अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ, किसका परिणाम है? तो जैव विविधता। अगर जैव विविधता नहीं आती, अगर जैव विविधता नहीं आती तो हमें उत्पाद प्राप्त होते, लेकिन वे विविध प्रकार के नहीं होते। जैव विविधता होने के कारण ही हमें विभिन्न तरह के उत्पादों को, विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्राप्तियां होती। पेड़ पौधे में जैव विविधता के कारण ही हमें अलग अलग तरह की सब्जी, अलग अलग तरह की दाल, अलग अलग तरह का अनाज, अलग अलग तरह का पेय पदार्थ, अलग अलग तरह के फल, ये सब की प्राप्तियां होती। जैव विविधता का दूसरा महत्व है कि विशाल जैव
ऐसे हैं जिसमें चिकित्सीय गुण मौजूद है। पृथ्वी की जो विशाल जैव विविधता है, उस विशाल जैव विविधता का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि कई पौधों में चिकित्सीय गुण मौजूद है, मतलब उन पौधों के उत्पादों से दवाई बनाई जाती है। अब दवाई की कई श्रेणियों का नाम सुने होंगे, एलोपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई। तो आयुर्वेदिक दवाई किसे कहते हैं? आयुर्वेदिक दवाई वो दवाई है जो पेड़ पौधों के उत्पादों से बनती है। जो रासायनिक पदार्थों से बनते हैं वो एलोपैथिक दवाई है, और जो पेड़ पौधों के उत्पादों से बनते हैं उसे हम आयुर्वेदिक दवाई कहते हैं। तो जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्या है? वो पेड़ पौधों के प्रोडक्ट है, पेड़ पौधों के उत्पाद है। और पेड़ पौधों के उत्पादों से जो आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है, वो आयुर्वेदिक दवाई केवल रोगों का इलाज नहीं करते हैं, बल्कि उस आयुर्वेदिक दवाओं पर कई कई बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ा है। अब भारत के ऐसे कई कंपनियों का नाम सुने होंगे जिसका कारोबार केवल आयुर्वेदिक उत्पादों के क्षेत्र में है। आप पतंजलि का नाम सुने ही होंगे, आप डाबर कंपनी का नाम सुने होंगे, आप बैद्यनाथ कंपनी का नाम सुने होंगे, आप हमदर्द कंपनी का नाम सुने होंगे। ये जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे डाबर कंपनियां हो, चाहे हमदर्द कंपनियां हो, चाहे बैद्यनाथ हो, पतंजलि हो, हिमालय हो, ये सब के सब कंपनियों के मेन प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, वो भी एक तरह के नहीं कई तरह के। और अगर ऐसा है तो क्या ये बिना जैव विविधता के संभव है? नहीं। अगर जैव विविधता नहीं होती तो इसका मतलब है कि वे तमाम तरह के पेड़ पौधे नहीं होते जिनमें चिकित्सीय गुण मौजूद हो और जिनसे हम दवाई बना सकें। सिलिकोनों के छाल से मलेरिया का दवाई बनाया जाता है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मलेरिया का एलोपैथिक दवा से ज्यादा कारगर आयुर्वेदिक दवाई होता है जो सिलिकोनों के छाल से बनता है। एक पौधा है रॉ के जड़ों से ऐसे दवाई बनाई जाती है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। और तुलसी के पौधों के पत्ते में तो इतने गुण होते हैं कि उसे घरेलू भारतीय डॉक्टर की संज्ञा दी गई है। तो जैव विविधता के कारण केवल खोने वाले विविध प्रकार के उत्पाद प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि जैव विविधता के कारण कई चिकित्सीय गुण वाले पौधों से हमें आयुर्वेदिक दवाओं की प्राप्ति होती है, और उन आयुर्वेदिक दवाओं के बदौलत बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई है जो हजारों करोड़ों को रोजगार मुहैया कराया हुआ है। ये जैव विविधता के कारण हो पाया। और जैव विविधता का तीसरा सबसे बड़ा महत्व की अगर बात करें, हम बार बार एक शब्द का उल्लेख तो करते ही हैं, और वो है प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य, कोई भी क्षेत्र अगर हरे भरे है तो आप कहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। तो हम जिस प्राकृतिक सौंदर्य की बात करते हैं, अंग्रेजी में नेचुरल ब्यूटी की अगर बात करें, तो वो किसके कारण आता है? किसके कारण? जैव विविधता के कारण। अगर फूलों की विभिन्न जातियां नहीं होती, अगर पेड़ पौधों की विभिन्न जातियां नहीं होती, अर्थात अगर जैव विविधता नहीं होता, तो क्या प्राकृतिक सौंदर्य पृथ्वी पर होता? नहीं होता। हम बात करते केरल की फूलों की घाटी बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं जाते हैं देखने के लिए। सॉरी, उत्तराखंड में है फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। तो फूलों की घाटी जैव विविधता का ही ना परिणाम है। तमाम प्रकार के घाटियों में प्राकृतिक सौंदर्य को कौन बनाता है? वहां के पेड़ पौधे बनाते हैं, वहां के फूलें बनाते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य की जो हम बात करते हैं, पृथ्वी हरा भरा है, जब हम इसकी बात करते हैं तो वास्तव में हम जैव विविधता की ही बात करते हैं। तो पृथ्वी पर विशाल जैव विविधता हमें विविध प्रकार के उत्पाद देते हैं जिससे हमारे भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरा होती हैं। पृथ्वी की विशाल जैव विविधता में कई ऐसे पौधे हैं जिसमें चिकित्सीय गुण मौजूद है और उनसे दवाइयों का निर्माण किया जाता है। जैव विविधता के तमाम पेड़ पौधे ही पृथ्वी के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखते हैं। अगर जैव विविधता नष्ट होगी तो प्राकृतिक सौंदर्य भी बिखर जाएगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जैव विविधता का अगला सबसे बड़ा महत्व है कि जैव विविधता हमारे परितंत्र को, हमारे इकोसिस्टम को, हमारे परितंत्र को स्थिर बनाए रखते हैं। जैव विविधता हमारे परितंत्र को, हमारे इकोसिस्टम को स्थिर बनाए रखते हैं। स्थिर बनाए रखने का मतलब क्या है कि हम जिस इकोसिस्टम में निवास करते हैं, उस इकोसिस्टम के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। और ऑक्सीजन की मात्रा में क्या कमी आती जा रही है? जो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, वो 21% बना रहता है, जबकि धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए, क्योंकि हम श्वसन में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का। तो हम लोग धीरे धीरे ऑक्सीजन ले रहे हैं और धीरे धीरे खत्म होते जाता है। लेकिन ऐसा नहीं और क्यों नहीं है? आप ये भली भांति जानते हैं कि हम लोग जितना श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उतना छोड़ देता है और ऑक्सीजन कांस्टेंट बना रहता है, नियत बना रहता है। अब अगर पेड़ पौधा नहीं होता, जैव विविधता नहीं होता, तो क्या ये मात्रा धीरे धीरे घटती नहीं जाती? घटी जाती। ऐसे क्या होता है? इससे इकोसिस्टम अस्थिर हो जाता, अनस्टेबल हो जाता और धीरे धीरे इकोसिस्टम तबाह होकर नष्ट हो जाता। तो हमारा जो जैव विविधता है, वो जैव विविधता हमारे इकोसिस्टम को, हमारे पृथ्वी के सारे परितंत्र को स्थिर बनाकर रखता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने नहीं देता। और पांचवा महत्व क्या है? पांचवा महत्व है कि कृषि का आनुवंशिक भंडार। कृषि का आनुवंशिक भंडार किसमें निहित है? कृषि का आनुवंशिक भंडार। आप जानते हैं कि हमेशा कृषि एक जैसी नहीं रही है। समय के साथ कृषि में क्या आते गया है? बदलाव आते गया है, और ये दिनों दिन आ ही रहा है। और ये परिवर्तन को आप देखे होंगे, पहले कुछ सब्जी जो है सीजन में ही मिला करते, अब वो सब्जी आपको प्रत्येक दिन मिल जाएगा। ये मतलब क्या है? मतलब है कि कृषि में लगातार क्या होते जा रहे हैं? परिवर्तन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं कि होते जा रहे हैं। आपको कई तरह के वैरायटी देखने को मिल रहे हैं। कृषि में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन किसके बदौलत किए जा रहे हैं? आनुवंशिक गुणों के बदौलत किए जा रहे हैं। यानी कि जैव विविधता में कुछ ऐसे पौधे मौजूद हैं जिसमें एक अलग ही प्रकार के गुण है। कभी वैज्ञानिक जामुन में आम का जीन डाल देता है, आम में जामुन का जीन डाल देता है, तो कभी उससे मतलब एक पौधे का जीन दूसरे पौधे में डालकर तमाम अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे को उत्पन्न करते जा रहे हैं और कृषि को लगातार बदलते जा रहे हैं और वर्तमान के अनुसार उसको ढालते जा रहे हैं। अगर जैव विविधता नहीं होता तो कृषि में परिवर्तन लाना संभव नहीं होता। हम हाइब्रिड बीज बना ही नहीं सकते। अब देखो आजकल कृषि में हाइब्रिड बीजों का चलन है।
परंपरागत बीज का इस्तेमाल अब क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल होता है जो अधिक उत्पादन देते हैं। तो हाइब्रिड बीज जो बनते हैं वो किसके परिणाम स्वरूप, यानी दो अलग अलग गुणों के पौधे को एक में समाहित करके हाइब्रिड बीज तैयार करना। जैव विविधता के महत्व को समझिए, लेकिन बात भी वही पर है कि जैव विविधता के महत्व पर चर्चा करना ही बेईमानी, क्योंकि जैव विविधता का इतना महत्व है कि अगर वो नहीं तो फिर मानव का ही अस्तित्व मिट जाएगा। तो जब जैव विविधता का इतना महत्व है कि मानव का अस्तित्व ही उस पर निर्भर है, तो उसके महत्व को कोई भी चर्चा करना कोई बात विशेष बनती नहीं। फिर भी जानना समझना तो जरूरी है दोस्तों। मिलते हैं कल की क्लास में। निकलिए आप। हाँ, शांत हो जाइएगा। क्या पढ़ रहे थे आज, ध्यान दीजिए दोस्तों। आप चलिए शुरू करके आप। हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जाति के सजीव हैं, है ना जी। और पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न जाति के सजीव हैं उसे ही पृथ्वी की जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद भिन्न भिन्न जाति के जंतु, पृथ्वी पर मौजूद भिन्न भिन्न जाति के पेड़ पौधे और पृथ्वी पर मौजूद भिन्न भिन्न जातियों के सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित रूप से पृथ्वी की जैव विविधता कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, और ये जैव विविधता को 3 भागों में बांटा गया है। कल के क्लास में हम ये समझे थे कि जैव विविधता का क्या महत्व है, और महत्वों पर चर्चा करते हुए हम ये समझ लिए थे कि इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए जैव विविधता का होना बहुत जरूरी है। अगर जैव विविधता में कमी आएगी तो इसका अंतिम रूप से प्रभाव मानव के जीवन पर ही पड़ेगा। तो जैव विविधता का बहुत अधिक महत्व है, चाहे हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की बात हो, चाहे पृथ्वी के प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो, चाहे मानव के खाने पीने के विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बात हो, इन सब की आपूर्ति जैव विविधता से ही होती है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति यह है कि आज धीरे धीरे जैव विविधता में कमी आती जा रही है। वर्तमान समय में पृथ्वी के जैव विविधता में क्षरण हो रहा है, उनमें कमी आती जा रही है। और जैव विविधता में कमी का क्या मतलब हुआ, जब हम कहते हैं कि जैव विविधता में कमी हो रही है या जैव विविधता में क्षरण हो रहा है, तो इसका क्या मतलब निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न जाति के सजीव हैं वो सजीव धीरे धीरे करके विलुप्त हो रहे हैं। जब कोई सजीव पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाए तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि जैव विविधता में क्या आ गई, कमी आ गई। तो जैव विविधता में कमी का मतलब सजीव के जातियों का पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाना है। जितनी अधिक से अधिक सजीवों की जातियां विलुप्त होगी उतनी ही अधिक जैव विविधता में क्षरण माना जाएगा। और ये वर्तमान में बड़ी तेजी से हो रहा है। एक तरफ दिक्कत यह है कि पृथ्वी पर जो जैव विविधता है हम उन्हीं को पूरा पहचान नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कल के क्लास में बताए थे कि वैज्ञानिकों को अनुमान है कि 7 मिलियन सजीव की जातियां हैं, 7 मिलियन। अब पहचान हुई है मात्र 1.8 मिलियन। तो एक स्थिति यह है कि जो भी जैव विविधता है उसे भी हम पूरी तरह पहचान नहीं पाए। और दूसरी ओर दिक्कत यह आई है कि जो भी विविधता है जिनको हम पहचाने हैं वो एक एक करके विलुप्त हो रहा है। तो जीवों की विलुप्ति के क्या कारण है, मतलब जैव विविधता में कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब उनके गिद्ध जो है, गिद्ध पक्षी जो मरे हुए जीवों का निपटान करता है बड़ी तेजी के साथ, वो अब विलुप्ति के कगार पर है। दोनों पक्षी विलुप्त हो गए या उनकी संख्या अब सिर्फ चिड़ियाघरों में ही सीमित रह गई। उसी तरह कस्तूरी मृग होते हैं वो भी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। एक जीव होते हैं पांडा, पांडा भी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए। वैसे विश्व से वो विलुप्त हो ही गए हैं। पांडा बेहतर तरीके से चाइना में ही पाए जाते हैं, लेकिन भारत में भी पांडा की कुछ जातियां हैं लेकिन विलुप्ति के कगार पर। तो ये जो जीव सजीव एक एक करके विलुप्त हो रहे हैं, इसी विलुप्ति को जैव विविधता की क्षति कहते हैं या जैव विविधता में क्षरण कहते हैं। तो जब भी हम इस बात को कह रहे हैं कि जैव विविधता में कमी आ रही है तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि जीव विलुप्ति के कगार पर पहुंच रहे हैं या जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इसके क्या कारण है, जैव विविधता में जो क्षति हो रही है, जो सजीव विलुप्त हो रहे हैं, उसके क्या कारण है। उनके कई कारण है और सबसे मुख्य कारण है दोस्तों, सबसे मुख्य कारण है मानव की अपनी गतिविधि। मानव की गतिविधि ही जैव विविधता के क्षरण के मुख्य कारण है। जैव विविधता में जो कमी आ रही है, सजीव जो विलुप्त हो रहे हैं, उनके कई कारण है, लेकिन सबसे मुख्य कारण में क्या आता है, मानव की गतिविधि। आज मानव अपने सुख सुविधाओं के लिए दिनों दिन जैव विविधता को क्षति करते जा रहा है। मानव की जनसंख्या पृथ्वी पर इतनी बढ़ गई है कि उसके रहन सहन, उनके खान पान के लिए लगातार जैव विविधता को नष्ट किया जा रहा है, जैव विविधता को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर मानव की गतिविधि को हम
जैव विविधता की कमी में जैव विविधता के क्षरण के जिम्मेदार के लिए अगर हटा दे तो और क्या कारण हो सकती है? तो जैव विविधता की कमी में और जो कारण है मानवीय गतिविधि को छोड़कर अन्य जो प्रमुख कारण है उनमें सबसे बड़ा कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश। प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाना। जैव विविधता में क्षति के जितने भी कारण है उनमें सबसे बड़ा कारण है मानव की अपनी गतिविधि। अगर मानव की जनसंख्या इतनी बेतहाशा नहीं बढ़ती तो फिर जैव विविधता में उतनी ज्यादा क्षति नहीं होती जितनी तेजी से आज जैव विविधता में क्षति हो रहा है। लेकिन अगर मानवीय गतिविधि को थोड़ी देर के लिए आप हटा दीजिए जैव विविधता के कारणों जैव विविधता की क्षति के कारणों में, तो उसके बाद सबसे बड़ा कारण क्या निकल आता है? प्राकृतिक आवास का विनाश। ये बात आप सभी जान रहे हैं कि दिनों दिन जंगल जो है सिकुड़ रहे हैं, जंगल छोटे होते जा रहे हैं। मानव के आवासों को बनाने के लिए जंगलों को दिनों दिन काटा जा रहा है और जंगल को जो हम काट रहे हैं या जंगल के क्षेत्रफल को जो हम सीमित कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है। अगर देखिए जंगल कई जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास है और जब हम उन जंगलों को काट देते हैं तो कई जंतुओं के प्राकृतिक आवास छीन जाते हैं और जब जंतुओं के अपने प्राकृतिक आवास छीन जाते हैं तो फिर जंतु दूसरे आवास में जाते हैं और दूसरे आवास में जाने पर उन्हें सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है भोजन को प्राप्त कर लेने में, क्योंकि दूसरे आवास में जाते हैं, दूसरे आवास में पहले से भी जंतु रहे हैं, तो दूसरे आवास में जाने पर सबसे पहला संघर्ष यही होता है कि वहां पर जो जंतु रहे हैं और जो नए जंतु आए उनके भी संघर्ष छिड़ जाता है भोजन के लिए, आवास के लिए, और इस संघर्ष में कई जंतु मारे जाते हैं और कई संघर्ष में सफल होते हैं तो बचे रहते हैं। तो जैव विविधता में जो लगातार क्षति आ रही है अर्थात जीव जंतु जो धीरे धीरे करके विलुप्त हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारणों में एक कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का विनाश, यानी जंगलों का विनाश। जंगल जो हम काट रहे हैं वो जंगल जंतुओं के प्राकृतिक आवास है। जब हम उसी जंगल को काट देते हैं तो हम जंतुओं के प्राकृतिक आवास को ही नष्ट कर देते हैं, फिर जंतु दूसरे आवास में जाने के लिए मजबूर होते हैं और जब वे दूसरे आवास में जाने के लिए मजबूर होते हैं और जाते हैं तो उन्हें वहां पर रह रहे जंतुओं से संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष में वे मारे जाते हैं और धीरे धीरे करके उसकी जनसंख्या घटती जाती है और अंततः वो क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। बस समझ गए? जैव विविधता की क्षति का दूसरा सबसे बड़ा कारण है विदेशी प्रजाति का आक्रमण। विदेशी प्रजाति का आक्रमण। अब ये विदेशी प्रजाति क्या है? विदेशी प्रजाति का मतलब किसी दूसरे पारिस्थितिक तंत्र से कोई सजीव, कोई पेड़ पौधा उठकर किसी दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में आ जाना। जब एक जंतु जो किसी दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं, किसी दूसरे जलवायु क्षेत्र में आते हैं और वहां के जंतु जब किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र में जाते हैं तो वो अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या हो जाते हैं? विदेशी प्रजाति हो जाते हैं। बस समझे कि वर्तमान समय में कई ऐसे प्रजाति हैं जो विदेशों से हमारे देश में आए हैं। इसका सबसे उदाहरण जलकुंभी का नाम सुने होंगे आप। जलकुंभी, इस जलकुंभी को बिहार के कुछ क्षेत्र में भाखड़ कहा जाता है। ये जलकुंभी का पौधा एक विदेशी पौधा है। विदेशी पौधा है। ये ब्राजील का मूल रूप से कहां का पौधा है? ब्राजील का, इसे अंग्रेजों ने भारत में लाया। ये एक जलीय पौधे है और इस जलीय पौधे के फूल जो है ना फूल बड़े बड़े होते हैं और इनके पत्ते भी बहुत अच्छे आकर्षक आकार लिए हुए होते हैं। तो पत्तों का आकर्षक आकृति और बड़े बड़े फूल होने के कारण अंग्रेजों ने इस जलकुंभी के पौधे को ब्राजील से भारत में लाया और इस जलकुंभी को भारतीय जलवायु इतना पसंद आया कि अगर किसी जलाशय में जलकुंभी पहुंच गया तो फिर उस जलाशय में ये किसी को रहने नहीं देता है। इतना तेज या खुद वृद्धि करता है कि अन्य सारी जातियां एक एक करके मर जाती है। आप भी बिहार के कई जलाशय को देखे होंगे जिसमें कुछ नहीं है लेकिन जलकुंभी पूरी तरह से लहलहा रहा है। इतना खतरनाक है कि पानी चला जाता है जलीय क्षेत्र से, ये सूख जाते हैं लेकिन जैसे ही फिर पानी आता है फिर ये उठ खड़े होते हैं और फिर ये अपनी आबादी को बसा लेते हैं। तो ये जलकुंभी भारत के लिए क्या है? और ये जब भारत में आया तो ये भारत के देसी प्रजाति को खत्म करने में लग गया। हमारे जलाशय में जब जलकुंभी वृद्धि करके अपनी संख्या को दिनों दिन बढ़ाते रहता है तो हमारे जलाशय के जो मूल पेड़ पौधे हैं वो एक एक करके नष्ट हो जाते हैं और अंततः वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं। यही नहीं, आप जंतु में जर्सी गाय का नाम सुने होंगे। नाम सुने जी? जर्सी गाय भारत के लिए क्या है? विदेशी प्रजाति। जर्सी गाय भारत के लिए क्या है? और ज्यादा दूध उत्पादन के लिए भारत में लाया गया क्या? जर्सी गाय। अब उसके बाद ये हमारे गायों को इस कदर बर्बाद कर दिया कि आज गांव में ऐसे लोग मिलते नहीं है कि जो सही से पहचान कर सके कि कौन जर्सी का बच्चा है और कौन ओरिजिनल देसी गाय का बच्चा। हमारी देसी गाय और जर्सी गाय के बीच क्रॉस ब्रीडिंग जब हुई तो सारा नस्ल नहीं कर रहा गया। आज आपको गांव में बहुत कम मिलेंगे कि जो साहिवाल गाय को अच्छी तरह से पहचान रहे हैं, थारपारकर को पहचान रहे हैं, कांग्रेस को पहचान रहे हैं। अब कौन कहते पूछिएगा कि साहिवाल जानते हैं, कांग्रेस जानते हैं, थारपारकर जानते हैं, नहीं जानते हैं, जर्सी जानते हैं और जर्सी को खरीदे थे। तो क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जर्सी गाय जब भारत में आया तो ये हमारे देसी किस्म के गायों के ऊपर संकट ला दिया और आज देसी गायों की संख्या इतनी घट गई है कि निश्चित ही वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि जब हम विदेश से कोई प्रजाति लाते हैं तो उसका इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि हमारी देसी जो प्रजाति है उस पर संकट उत्पन्न हो जाता है और वो धीरे धीरे करके विलुप्त होने लगते हैं, यानी जैव विविधता का ह्रास होने लगता है या जैव विविधता में कमी होने लगती है। तो जैव विविधता के क्षरण का पहला मुख्य कारण प्राकृतिक आवास का विनाश होना, दूसरा मुख्य कारण विदेशी प्रजाति का, और विदेशी प्रजाति का आक्रमण होने से देसी प्रजातियों पर खतरा पैदा होता है। जैव विविधता में कमी होने का तीसरा जो मुख्य कारण है वो है सहविलुप्तता। अब सहविलुप्तता क्या हुआ? तो इस पृथ्वी पर कई ऐसे जंतु हैं जो अपने सुरक्षा के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर है। बस समझ रहे हैं? इस पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में कई ऐसे जंतु हैं जो अपने सुरक्षा और भोजन के लिए दूसरे जंतु पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। कुछ जंतु सुरक्षा के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर होते हैं और कुछ जंतु भोजन के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर होते हैं। जैसे शार्क मछली के शरीर में छोटी मछली चिपकी होती है, किसके लिए? सुरक्षा के लिए। शेर और बाघ हिरण पर निर्भर है, किसके लिए? भोजन के लिए। तो
कई जंतु हैं जो किसी न किसी तरह से अन्य जंतुओं पर निर्भर है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भोजन के लिए। और ऐसी स्थिति में अगर एक जंतु विलुप्त होता है तो उस पर आश्रित जंतु के विलुप्ति का खतरा भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जब एक जंतु या एक सजीव दूसरे सजीव पर किसी न किसी तरीके से निर्भर है तो आपस में निर्भरता वाले दो सजीव में अगर एक विलुप्त हो गया तो दूसरा भी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और इसी घटना को क्या कहते हैं, सविलुप्तता। एक सजीव के विलुप्त हो जाने से उस पर आश्रित सजीव का भी विलुप्त हो जाना क्या कहलाता है, सविलुप्तता कहलाता है। आप जानते हैं एक पक्षी है कौवा, और कौवा के शरीर पर कई कीट आश्रित रहते हैं, वो उसी कौवे के शरीर पर चिपका हुआ रहता है, उन्हीं के शरीर से वो क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। और अगर कौवा विलुप्त हो गया तो निश्चित तौर पर उसके शरीर पर आश्रित जो कीट है वो भी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं, सविलुप्तता कहते हैं। तो किसी भी एक सजीव के विलुप्त हो जाने के कारण आप ये मत समझिए कि केवल एक सजीव विलुप्त हुआ है। एक सजीव अगर विलुप्त हुआ दोस्तों तो उस पर आश्रित जितने भी सजीव है वो भी एक एक करके क्या होने लगेगा, विलुप्त होने लगेगा। और इस तरह से जैव विविधता में क्षति आती जाएगी दोस्तों। तो जैव विविधता के क्षति का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक आवास का विनाश होना है। दूसरा बड़ा कारण विदेशी प्रजाति का आक्रमण। तीसरा बड़ा कारण सविलुप्तता, सविलुप्तता। और चौथा बड़ा कारण है पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। आज आप जानते हैं कि जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो तेजी से बढ़ रहा है। और जब प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है तो इससे भी जैव विविधता को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। जब जल प्रदूषित हो जाते हैं तो जल में रहने वाली विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक एक करके मरने लगते हैं। गंदे तालाबों में आपको एक भी मछली नहीं मिलेगी, क्यों, तो सारा मर चुका। जल गंदा हुआ, और जल जब गंदा हुआ या प्रदूषित हुआ तो उसमें ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, और ऐसे ऑक्सीजन की कमी वाले जल में कोई भी जलीय जीव रह पाने में सक्षम नहीं हो पाते। तो प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है उससे भी प्रभावित होकर कई जीव जंतु मरते जा रहे हैं और विलुप्ति के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। कई तरह के रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं कि नदियों में, समुद्र के जलों में जितनी प्रजाति की मछलियां पहले रहा करती थी अब उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। ऐसे कई रिपोर्ट है कि पहले जिन नदियों में मछुआरे 2 घंटे मेहनत करके काफी ज्यादा मछलियां इकट्ठा कर लेते हैं, आज स्थिति ये हो गई है कि मछुआरे भर दिन नदी में मेहनत करते हैं फिर भी उतना मछलियां मार नहीं पाते। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जल को हमने इतने प्रदूषित कर दिया है कि उनमें जलीय जीव और खासकर मछलियों की संख्या में, उनकी जातियों में भारी गिरावट आ गई। तो प्रदूषण भी जैव विविधता को नष्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगला जो कारण है जैव विविधता को नष्ट करने में वो है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब क्या, ये सब प्राकृतिक आपदाएं। और आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा जब भी कहीं आएगी वो वहां पर निवास कर रहे जीव जंतु पर असर डालेगा। और ये प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा असर डालते हैं पेड़ पौधे पर, क्योंकि जंतुओं के पास तो भागने का एक ऑप्शन है कि वे भाग जाएगा वहां पर, लेकिन पेड़ पौधे भाग सकते हैं नहीं। तो प्राकृतिक आपदा भी जीव जंतुओं को विलुप्त करने में भूमिका निभाते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव जंतु से अधिक कहीं ज्यादा किस पर पड़ता है, पेड़ पौधे पर, क्योंकि वे अपने स्थान को छोड़कर भाग नहीं सकते। एक स्थान पर अगर सूखा पड़ गया तो वहां के सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, अंततः मर जाते हैं। इसे भी जैव विविधता की क्षति करेंगे। बाढ़ के पानी में पेड़ पौधे डूब जाते हैं, अंततः मर जाते हैं, ये जैव विविधता की क्षति है। भूकंप, ज्वालामुखी क्षेत्र जहां भी होते, भूकंप और ज्वालामुखी जब भी होंगे जंतु के पास भागने का ऑप्शन रहेगा, लेकिन फिर भी वहां के पेड़ पौधे को ये प्रभावित ज्यादा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो प्राकृतिक आपदाएं भी जीव जंतु के जातियों को मारने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अर्थात जैव विविधता को नष्ट करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इस पृथ्वी पर जो दिनों दिन सजीवों की संख्या में कमी जो आ रही है, इस पृथ्वी पर दिनों दिन सजीवों की जातियां तो विलुप्त हो रहे हैं, इसे ही जैव विविधता की कमी या जैव विविधता की क्षति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैव विविधता की क्षति में दोनों बात शामिल है। पहली बात जीव जंतु की संख्या में कमी, और दूसरी बात जीव जंतु का विलुप्त हो जाना। विलुप्त समझ लेना, अगर किसी सजीव का एक भी संख्या पृथ्वी पर नहीं है तो हम कहेंगे कि वो क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका। अगर किसी सजीवों की संख्या 10, 12, 5, 6 ही बची है पृथ्वी पर तो हम कहेंगे कि विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका। तो जीव जंतु की संख्या में कमी आ जाए, पेड़ पौधे की संख्या में कमी आ जाए, जीव जंतु या पेड़ पौधा विलुप्त हो जाए, इन दोनों स्थितियों को ही जैव विविधता का क्षरण कहते हैं। और इस जैव विविधता के क्षरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्या है, प्राकृतिक आवास का, दूसरा विदेशी प्रजाति का, तीसरा सविलुप्तता, चौथा पांचवा प्राकृतिक आपदा। बात समझ गए? तो जैव विविधता के क्षरण के या जैव विविधता की कमी के क्या क्या कारण है ये समझ गए। देखिए 5 कारण तो है, लेकिन इन पांचों में भी सबसे बड़ा कारण है मानव की अपनी गतिविधि। सबसे ज्यादा जैव विविधता को नष्ट करने में जो भूमिका अदा किया है वो मानव की गतिविधि ने किया है। मानव अपने सुख सुविधाओं के लिए जैव विविधता का इतना दोहन करते जा रहा है कि वह जैव विविधता धीरे धीरे करके नष्ट होती जा रही है। और अगर मानवीय गतिविधि को आप हटा देंगे और उसके बाद देखेंगे कि तब नष्ट होने के क्या कारण है, तो तब आपको 5 बड़े कारण दिखाई देंगे। प्राकृतिक आवासों का विनाश, दूसरा कारण है विदेशी प्रजाति का, तीसरा कारण है सविलुप्तता, चौथा कारण है पर्यावरण प्रदूषण, पांचवा कारण है प्राकृतिक आपदा। क्लियर? चलिए एक बार पढ़िए तो जैव विविधता के कमी के कारणों को, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। एक क्वेश्चन आ रहा है हिमांशु शर्मा, भालू या पांडा, भालू या पांडा नहीं होगा, भालू और पांडा होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। फिर भी भालू और पांडा आनुवंशिक विविधता के ही उदाहरण है। अब आइए अगला पॉइंट पर।
जैव विविधता का संरक्षण। क्या हुआ? देखिए क्या हुआ। ओके ठीक, आइए अगले पॉइंट पर। अब पढ़ेंगे जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब जैव विविधता के संरक्षण का क्या मतलब हुआ? अभी तुरंत हम पढ़े कि भिन्न भिन्न कारणों से जैव विविधता में लगातार क्षति आ रही है, भिन्न भिन्न कारणों से लगातार जैव विविधता में कमी आ रही है। तो जैव विविधता में जो कमी आ रही है, उसी कमी को रोकना क्या कहलाता है? जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। तो जैव विविधता संरक्षण उस प्रयास को कहते हैं, जैव विविधता संरक्षण उस प्रयास को कहते हैं जिसके अंतर्गत जैव विविधता को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। जैव विविधता को क्षति होने से बचाना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता संरक्षण। एक जीव जो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है, तो उस विलुप्ति के कगार पर पहुंचे सजीवों के प्रजनन को बढ़ाकर उन्हें बचाए रखने का जो कार्य है वो भी क्या कहलाएगा? तो जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण वे प्रयास हैं जिसके द्वारा जैव विविधता को बचाए रखने के कई सारे उपाय किए जाते हैं। जीव जंतुओं को बचाए रखना, उनके वृद्धि विकास और प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने का कार्य ही क्या कहलाता है? जैव विविधता। जीव जंतु पेड़ पौधे को लगातार जीवित बनाए रखना, उसके वृद्धि विकास एवं प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने का कार्य को ही जैव विविधता संरक्षण नाम से जाना जाता है। यानी जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत हम ये कार्य करते हैं कि कोई जीव जंतु मरे नहीं, हुए बच्चे रहे, और सिर्फ बच्चे नहीं रहे बल्कि वे अच्छी तरह से प्रजनन करते रहे और अपनी संख्या को क्या करते रहे? बढ़ाते रहे। बात समझ लेना। जैव विविधता संरक्षण क्या है ये बात समझे? बचाने के सारा उपाय किस नाम से जाना? अब जैव विविधता को बचाने का काम किसी एक देश से नहीं होगा। जब सारे देश, विश्व के सारे देश मिलकर प्रयास करेंगे तब जैव विविधता को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, अर्थात जैव विविधता को बेहतर तरीके से बचाया जा सकता है। अगर जैव विविधता बचाने का प्रयास मान लीजिए भारत करता है, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे देश कुछ भी नहीं करता है, तो क्या जैव विविधता बची रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो जैव विविधता को बचाने का कार्य अर्थात जैव विविधता संरक्षण का कार्य किसी एक देश के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसे सारे देश मिलकर जब सामूहिक प्रयास करेंगे तब इसमें सफलता मिलेगी। और बिल्कुल आज विश्व के तमाम देश भिन्न भिन्न संस्थाओं को बनाकर जैव विविधता संरक्षण के लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे पृथ्वी सम्मेलन हो, चाहे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नामक संगठन की स्थापना की बात हो, तो आज विश्व के सारे देश इस बात पर एकमत हुए हैं कि हाँ, सबको मिलकर पृथ्वी के जैव विविधता को बचाना है। अब पृथ्वी को जैव विविधता को बचाने के लिए सभी देश न सिर्फ सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, बल्कि वे कई ऐसे संगठनों का भी निर्माण किए हैं जो लगातार जैव विविधता को बचाने के लिए या जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जैव विविधता को संरक्षण के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो उनके कुछ उद्देश्य भी सुनिश्चित किए गए। यानी जैव विविधता का जो संरक्षण हो रहा है, उस संरक्षण के प्रमुख उद्देश्य भी तय किए गए। और जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य यह है कि जैव विविधता का संरक्षण इस तरीके से करना है कि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। क्या बना रहे? पर्यावरण में संतुलन बना रहे। भिन्न भिन्न देश जैव विविधता को बचाने के लिए जो सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, यानी कि भिन्न भिन्न देश जो जैव विविधता संरक्षण के कार्य में लगे हैं, उनके कुछ उद्देश्य तय किए गए हैं। उद्देश्य यह तय किए गए हैं कि जैव विविधता को इस प्रकार संरक्षित करना है कि पर्यावरण में क्या हो? संतुलन बना रहे। मतलब हिरण को बचाना है, इसका मतलब यह नहीं है कि हिरण को शेर और बाघ से बचा लेना। शेर बाघ से बचाने का काम नहीं है, शेर बाघ का तो वो भोजन है। तो बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम कुछ इस तरह से बचाने का प्रयास करने लगे कि पर्यावरण असंतुलन पैदा होता है। अगर हिरण को शेर और बाघ से ही बचाने लगेंगे तो पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा, असंतुलित हो जाएगा। हिरण की इतनी अधिक संख्या बढ़ जाएगी कि पेड़ पौधे सारे खलास करते जाएंगे हिरण। तो संरक्षित करना है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमें संरक्षित इस प्रकार करना है कि पर्यावरण में क्या बना रहे? संतुलन बना रहे। संरक्षित करने का मतलब यह नहीं है कि ब्राजील से जल को मिलाकर अर्थ में डाल दिया जाए। बात समझे? तो जैव विविधता का संरक्षण करने के भी उद्देश्य तय किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जैव विविधता संरक्षण इस प्रकार करना है कि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। पर्यावरण में संतुलन बना रहे। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य कि संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजाति को बचाना। जैव विविधता संरक्षण के दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजाति को, संकटग्रस्त सजीव की वे जातियां जिसकी संख्या बहुत कम हो गई है, उसे हम क्या कहते हैं? संकटग्रस्त। सजीवों की जातियां, सजीवों की ऐसी जातियां जो अब किसी खास स्थान पर ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, तो मतलब वो क्या हो चुका है? दुर्लभ हो चुका है। संकटग्रस्त का मतलब उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। दुर्लभ का मतलब कि अब वो किसी खास स्थान पर ही पाए जाते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाते। तो सजीवों की जो जातियां संकटग्रस्त हो चुकी है, सजीवों की जो जातियां दुर्लभ हो चुकी है, उसको बचाना जैव विविधता संरक्षण के दूसरे उद्देश्य है। जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना। दूसरा मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजाति को बचाना। तीसरा उद्देश्य है सभी जाति के संपूर्ण जीन पूल को संरक्षित करना। जैव विविधता संरक्षण के तीसरा मुख्य उद्देश्य है सभी जाति के संपूर्ण जीन पूल को संरक्षित करना। जब एक नया शब्द है और वो है जीन पूल।
सभी जाति के संपूर्ण जीन पूल को संरक्षित करना, सभी जाति के संपूर्ण जीन पूल को संरक्षित करना। अब जीन पूल क्या है? जीन पूल क्या है? तो मान लीजिए जैसे कि गाय है, तो गाय की कई सारी वैरायटी होती है कि होती? सारी बात कंकरेज, गिर, हरपरकर, ये सब किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल। और गाय के इन सब नस्ल को हम कहते हैं आनुवंशिक विविधता। क्या कहते हैं? आनुवंशिक विविधता। समझाए थे जी कि एक ही जाति के विभिन्न वैरायटी को क्या कहते हैं, और एक जाति के कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं? जीन पूल। एक जाति में जितने भी आनुवंशिक विविधता है सबको एक रूप में, सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। यानी ये जो साहिवाल, कंकरेज, गिर, हरपरकर गाय है, ये गाय का क्या कहलाता है? जीन पूल। तो जैव विविधता संरक्षण का मतलब गाय को बचाना नहीं है, बल्कि गाय के पूरे जीन पूल को बचाना है। गाय के पूरे जीन पूल को बचाना है, मतलब साहिवाल को भी बचाना है, कंकरेज को भी बचाना है, गिर को भी बचाना है, हरपरकर को भी बचाना। ये नहीं हमारे पास हरपरकर गाय है और हरपरकर लगे हुए हैं और सब गाय की वैरायटी से कोई लेना देना नहीं है, विलुप्त हो जाए, ये संरक्षण नहीं है। अगर गाय के किसी एक वैरायटी को हम लगातार बचाए रखने के प्रयास करेंगे तो ये जैव विविधता संरक्षण नहीं कहलाएगा। जैव विविधता संरक्षण किसी एक वैरायटी को बचाए रखने की बात नहीं करता है, बल्कि जैव विविधता संरक्षण संपूर्ण वैरायटी को बचाए रखने की बात करता है। हम आम को संरक्षित करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल मालदा आम के संरक्षण पर हम ध्यान देंगे। जब हम आम के सारे वैरायटियों को संरक्षित रखना चाहेंगे तब वो कहलाएगा कि हाँ सच में जैव विविधता संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। तो जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य है पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना, संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजाति को बचाना, सभी जाति के संपूर्ण जीन पूल को संरक्षित करना। चौथा उद्देश्य है मानव के हित में, मानव के लिए, मानव के हित के लिए, मानव के भोजन के लिए जीव जंतुओं का जो उपयोग किया जाता है, चाहे मांस के लिए चाहे दूध के लिए, तो मानव के हित में जीवधारियों का संतुलित उपयोग होनी चाहिए। यानी कि मांस प्राप्त करने के लिए, दूध प्राप्त करने के लिए हम अनावश्यक जीवधारियों का कत्लेआम करते जा रहे हैं, ये भी जैव विविधता संरक्षण नहीं है दोस्तों। जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्यों में यह भी शामिल है कि हम मानव के हित में जीवधारियों का संतुलित रूप से प्रयोग करें, उनका कत्लेआम नहीं करते जाए। बात समझ गए? तो दिनों दिन जैव विविधता में जो कमी आ रही है, दिनों दिन जो सजीव विलुप्त होते जा रहे हैं, उसे ही बचाने का प्रयास जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। जैव विविधता संरक्षण एक सामूहिक प्रयास है और जैव विविधता संरक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य है वो भी आप समझ ही गए। अब जैव विविधता संरक्षण के प्रकार को समझें। जैव विविधता संरक्षण क्या है और जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य क्या है, समझ लेना। जीव जंतुओं को मरने से बचाना, विलुप्त होने से बचाना जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। अब जैव विविधता संरक्षण के क्या उद्देश्य समझ गए। अब जैव विविधता संरक्षण जो है वो दो प्रकार से होता है। जैव विविधता संरक्षण कितने प्रकार से? दो प्रकार से। स्व-स्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैव विविधता संरक्षण के कितने उपाय हैं या जैव विविधता संरक्षण कितने तरीके से किया जाता है? दो तरीके। स्व-स्थानीय संरक्षण और आप समझिए, जब किसी जीव जंतु को या किसी सजीव को, जब किसी सजीव को अपने ही प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाए, जब किसी सजीव को उसके अपने ही प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाए तो संरक्षण के इस तरीके को क्या कहते हैं? स्व-स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जब सजीव को अपने ही प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर दिया जाए तो उस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्व-स्थानीय संरक्षण कहते हैं। और स्व-स्थानीय संरक्षण होता है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान बनाकर। स्व-स्थानीय संरक्षण होता है वन्य जीव अभयारण्य बनाकर। स्व-स्थानीय संरक्षण होते हैं जैव मंडल आगार बनाकर, बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर। सरकार राष्ट्रीय उद्यान बनाती है, सरकार वन्य जीव अभयारण्य बनाती है, सरकार के द्वारा जैव मंडल आगार बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। ये सब क्यों बनाए जाते हैं? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। और जब हम इन सब चीजों को बनाकर जैव विविधता को बचाने का प्रयास करते हैं तो ये क्या कहलाता है? स्व-स्थानीय संरक्षण। उदाहरण के लिए गिर वन्य जीव अभयारण्य का नाम जानते होंगे गुजरात में, हमारे बिहार में भी वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है वो शेर को बचाने के लिए बनाया, सॉरी बाघ को बचाने के लिए बनाया गया। तो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य जो बाघों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, तो बाघ उसमें अपने प्राकृतिक आवास में है ना, है। तो बाघों को उनके अपने ही प्राकृतिक आवास में वन्य जीव अभयारण्य बनाकर हमने संरक्षित कर दिया है। ये कैसा संरक्षण कहलाएगा? स्व-स्थानीय संरक्षण। लेकिन वही बाघ को वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य से उठाकर पटना के चिड़ियाघर में ले आएंगे बचाने के लिए, तो भी संरक्षण कहलाएगा, लेकिन वो क्या कहलाएगा? बाह्य संरक्षण। जब किसी सजीव को उनके अपने प्राकृतिक आवास से निकालकर कहीं और ले जाकर संरक्षित करते हैं तो वो संरक्षण क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। चिड़ियाघर बनाकर संरक्षण करना क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। बोटेनिकल गार्डन बनाकर पेड़ पौधों को वहां ले जाकर संरक्षित करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो सजीवों को अपने ही प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने की विधि को स्व-स्थानीय संरक्षण कहते हैं, और सजीवों को उनके अपने प्राकृतिक आवास से निकालकर कहीं और ले जाकर संरक्षण करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण में वनस्पतिक उद्यान आते हैं, वनस्पतिक उद्यान आते हैं। उसके बाद आते हैं चिड़ियाघर आते हैं, उसके बाद आते हैं बीज बैंक, उसके बाद आते हैं जीन बैंक, उसके बाद आते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन आते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आगार किस संरक्षण के हिस्से हैं? वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन किसके होते हैं? जीवों को अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना क्या कहलाता है?
अपने प्राकृतिक आवास से निकाल कर कहीं और ले जाकर संरक्षण कर। अब समझ गए? अब राष्ट्रीय उद्यान पढ़िएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़िएगा, अवश्य आप भूगोल में पढ़ते ही होंगे, याद करते ही होंगे, बात समझ गए ना? इस पर विस्तार से चर्चा करने की कोई जरूरी नहीं है। और नेशनल पार्क की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 160। आपके नोट में कितना है? 113 है, लेकिन 2025 में नेशनल पार्क की संख्या बढ़कर 107 हो गया। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं वर्तमान में? 107। वन्यजीव अभ्यारण्य 573, वन्यजीव अभ्यारण्य 573। अब बायोस्फीयर रिजर्व 18। जैव मंडल आगार, तो आपका नोट जो है उसमें थोड़ा पुराना डाटा है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्क की संख्या 107, वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 573 और जैव मंडल आगार जिसे अंग्रेजी में वन्यजीव सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं उसकी संख्या 18 है। क्लियर? बायो आइए दोस्तों आप समझते हैं किसको? हॉट स्पॉट को। आइए दोस्तों अब हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ते हैं। हॉट स्पॉट क्या? दवा बस हो गया, अंतिम टॉपिक है, तब समाप्त हो जाएगा जैव विविधता। जैव विविधता, हॉट स्पॉट। ये हॉट स्पॉट क्या? तो पृथ्वी पर ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां इतनी अधिक जैव विविधता मौजूद है जो जैव विविधता पृथ्वी के अन्य किसी क्षेत्रों में पाया नहीं जाता। इस पृथ्वी पर कई ऐसे क्षेत्र मौजूद है जहां इतनी अधिक जैव विविधता मौजूद है कि वो जैव विविधता कहीं और देखने को नहीं मिलता। उदाहरण के लिए जीव जंतु पेड़ पौधे तो भारत के हर जगह पर, लेकिन हिमालय क्षेत्र में जो पेड़ पौधे मिलते हैं, उन क्षेत्रों में जो जीव जंतु मिलते हैं वो विश्व के किसी और क्षेत्रों में पाए नहीं जाते। और ऐसे ही क्षेत्र जहां की जैव विविधता पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों से कहीं ज्यादा है उन्हें क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट वो क्षेत्र है जहां की जैव विविधता बहुत अधिक है, इतनी अधिक है कि उस तरह की जैव विविधता कहीं और देखने को नहीं मिलती। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। और हॉट स्पॉट के कॉन्सेप्ट को वर्ष 1980 में नॉर्मन मायर्स ने दिया। हॉट स्पॉट के कॉन्सेप्ट को किस वैज्ञानिक ने प्रचलन में लाया? नॉर्मन मायर्स ही वे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हॉट स्पॉट की अवधारणा का विकास किया। वर्तमान समय में किसी भी क्षेत्र को हॉट स्पॉट बनाए जाने के दो शर्तें हैं। कितने? अगर किसी क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट कहेंगे तो उसमें दो विशेषताओं का पाया जाना जरूरी है। ऐसे क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट कहेंगे जहां कम से कम 1500 जाति के स्थानीय पौधे हो, 1500 जाति के स्थानीय पौधा, यानी कहीं से लगा के वहां लगाए। ऐसे क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहेंगे जहां पर कम से कम पौधों की कितनी जातियां हो? 1500। सब के सब क्या होनी चाहिए? स्थानीय, यानी कि कहीं और से लेकर वहां पर लगा दिए गए। तो एक क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट कहेंगे जब उस क्षेत्र में न्यूनतम 1500 जाति के स्थानीय पौधा। दूसरी विशेषता हो कि 70% जातियों किसका? पौधा का 70% जातियों पौधा का क्या हो चुका हो? नष्ट हो चुका हो। यानी ऐसे क्षेत्र जो कि 70% पौधों की जातियां नष्ट हो चुका, बचा हुआ कितना? 30% में कितना होना चाहिए? कम से कम 1500। तब उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो एक क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहलाने के लिए उनमें दो विशेषताओं का होना अनिवार्य है। पहली विशेषता कि उस क्षेत्र में 1500 स्थानीय पौधों की प्रजातियां हो, और दूसरा वहां की 70% प्राथमिक वनस्पति मतलब पौधा वो क्या हो चुका हो? 30% बचा हो। 30% जो बचा है उस 30% में कम से कम कितना पौधा का? 1500 जाति का पौधा होना ही चाहिए, तब वो कहलाएगा क्या? बात समझ गए? और अब तक विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट बनाए गए? 36। हॉट स्पॉट की कुल संख्या कितनी है? 36 हॉट स्पॉट में 4 हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट क्षेत्र, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथा सुनता। तो विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट है? 36। 36 हॉट स्पॉट है। 36 हॉट स्पॉट में 4 हॉट स्पॉट ऐसे हैं जिनमें भारत के क्षेत्र भी शामिल है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चारों हॉट स्पॉट भारत में शामिल नहीं है। ये 4 हॉट स्पॉट के कुछ भाग भारत में भी पाए, यानी ये जो 4 हॉट स्पॉट है ये पूरी तरह से भारत के सीमा में, बल्कि भारत के क्षेत्र इन हॉट स्पॉट में शामिल है। समझे कितना? तो ये मत समझिएगा कि ये चारों हॉट स्पॉट पूरी तरह से भारत में है, बल्कि बात यह है कि ये 4 हॉट स्पॉट ऐसे हॉट स्पॉट है जिसमें भारतीय क्षेत्र भी शामिल है। सबसे अधिक शामिल है क्यों? पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट का 64% से भी अधिक हिस्सा भारत में है, शेष भारत के पड़ोसी देशों में है। बात समझे कितना? पूर्वी हिमालय यानी हिमालय वाला क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा यानी भूटान से लगा हुआ जो भारत की सीमा है, सुंडालैंड के अंतर्गत निकोबार क्षेत्र आते हैं, सुंडालैंड के अंतर्गत निकोबार क्षेत्र आते हैं। तो 36 हॉट स्पॉट में 4 हॉट स्पॉट ऐसे हैं जिनमें भारत के क्षेत्र भी शामिल हैं, और 36 हॉट स्पॉट में कुल 8 हॉट स्पॉट ऐसे हैं जिसकी जैव विविधता बाकी सबसे अधिक है। 36 हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र में 8 हॉट स्पॉट ऐसे हैं जिनमें इतनी अधिक जैव विविधता है जो अन्य हॉट स्पॉट में नहीं है। तो 36 में जो 8 हॉट स्पॉट है, 36 में जो 8 हॉट स्पॉट है उसको हॉटेस्ट हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉटेस्ट हॉट स्पॉट कहते हैं क्योंकि वहां की जैव विविधता अन्य सभी जगह से सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया?
और इस तरह से बायोडायवर्सिटी समाप्त हो गया दोस्तों। अब जो भी है वो आपके रटने के लिए है, याद करने के लिए है, उसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आपका जैव विविधता समाप्त हो गया। क्लियर? आशा करते हैं कि जैव विविधता के बारे में जितनी समझ आपकी पहले थी उसमें जरूर वृद्धि हुआ होगा। आगे है जैव विविधता क्या है, जैव विविधता कितने प्रकार के होते हैं, जैव विविधता का वितरण कैसे कैसे है, जैव विविधता का महत्व क्या है, जैव विविधता के क्षरण के कारण क्या है, जैव विविधता संरक्षण क्या है और अंत में हॉटस्पॉट क्या है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। अब कुछ बात है जो याद करने के लिए है, रटने के लिए, तो उसको रखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। अब बायोलॉजी में एक चैप्टर ही बचा है और वो चैप्टर है प्रदूषण। तो अगले क्लास से हम प्रदूषण की चर्चा करेंगे। फिलहाल बायोडायवर्सिटी के प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को आज उपलब्ध हो जाएगा। प्रश्न कीजिएगा, जो रटने वाला रखिएगा। अगले क्लास से हम पर्यावरण की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा, पर्यावरण भी समाप्त हो जाएगा, फिर नए चैप्टर की, नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। और बायोलॉजी समाप्त होने के बाद बायोलॉजी ही स्टार्ट करेंगे। देख लेते क्या कुछ लोग फिजिक्स होगा, जो भी अच्छा जो नहीं हुआ वो स्टार्ट होगा। क्लियर? और हमें पता है कि क्या होगा, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन बताएंगे। क्लियर? बाकी रोशन सर शायद आ गए हैं। कल रोशन सर आंदोलन चले गए थे। अब आंदोलन कैसा आपको देखिए कि मास्टर साहब आंदोलन करने के आए, रील बनाने के आए, समझ में आ रहा है। क्योंकि कल से आंदोलन का मरीज ज्यादा वायरल है। खैर जो भी शिक्षक गए, मेरा भी पूरा सपोर्ट था। तो क्या है, मेरा सपोर्ट था। तो न्यूज़ को देख रहे थे, कुछ शिक्षक का गिरफ्तारी भी हुआ, फिर उसे छोड़ भी दिया गया। बाकी रोशन सर आएंगे तो अच्छा से बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हमें भी कभी पूरी जानकारी नहीं, देखते क्या क्या हुआ आंदोलन में। वैसे आपको लगता नहीं कि हमारी सरकार सुनेगी, क्योंकि आजकल कोई भी आंदोलन होगा उसको सुनने वाला नहीं है। अब जरूरी हो गया कि सरकार में एक आंदोलन मंत्री होना चाहिए, नहीं कि ताकि कोई भी नागरिक समूह आंदोलन करे तो आंदोलन मंत्री तुरंत वहां जाकर उनके कठिनाइयों के बारे में जाने समझे और तुरंत सरकार के पास, क्योंकि आजकल इतनी कोई भी आंदोलन सरकार बात सुनने के सिर्फ लाठी चाल करा देता।